अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स सुबह बखैर, आप लोगों को कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं, खुशखाश हैं? मौसम भी बहुत ही कितना कि तब्दील हो गया है और सर्द जो हवाएं हैं वो चलने लगी हैं। और जैसे ही मौसम तब्दील होता है वैसे दिलों का मौसम भी है वो भी अच्छा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो शक्लों पे है ना रौनकें वो दुबाला हो जाती हैं। तो आज व्यूअर्स हम बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे। इशू हमारा ये है कि कामयाबी की दौड़ का असल राज क्या है। क्या कामयाबी जो है वो अच्छे ग्रेड से मिलती है, और उन ग्रेड्स की दौड़ में वालिदैन जो है बचपन से लेके बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि A+ लेकर आना है, 90% मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन 90% मार्क्स की दौड़ में क्या बच्चे जो हैं वो स्किल्ड सीखते हैं? क्या बच्चे अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं? क्या उनकी पर्सनालिटी इन्हांस होती है? और क्या वो जो कुछ सीख रहे होते हैं, वो जो रॉट मेमोराइजेशन कर रहे होते हैं, रट्टे मार रहे होते हैं सारा सारा दिन सारी सारी रात सिर्फ इस दौड़ में कि उनके नंबर जो है वो फुल आ जाएं, तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? बदलते वक्त के साथ साथ जिस तरह चीजें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, AI का दौर आ गया है, वैसे ही स्किल्ड बेस्ड वर्कर्स जो हैं उन्होंने जो है डिग्री की जगह ले ली है। तो आज हम बात करेंगे उन तमाम वालिदैन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे आने वाले सालों में डिग्री कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और ये जो पर्चा है, ये जो पेपर है, उसकी बदौलत आपको अच्छी जगह पे नौकरी मिल सकती है। और डिग्री के साथ साथ जो है एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है। और जो बच्चे जो हैं जिनके पास डिग्री नहीं है मगर वो अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं और वो कुछ हुनर सीख के काम कर रहे हैं, तो उनको क्या डिग्री लैक करती है? उनकी परफॉर्मेंस पे लैक करती है, उनकी इंडिविजुअलिटी पे लैक करती है, उनकी स्किल के ऊपर लैक करती है। तो आज हम मवाजना करेंगे डिग्री वर्सेस हुनर का। तो हमें आज जो हमारे मेहमान खास हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, और वो माहिर तालीम है, उनको आपने डिफरेंट चैनल्स पे भी देखा है, टीवी शोज पे भी देखा है। तो मैं वेलकम करती हूँ हुमा पराचा को। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। I must say you are having a beautiful set here. थैंक यू सो मच एंड वी वेलकम यू ऑन दिस शो बिकॉज अभी Thank हमारे you so much. शो के स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं, तो हमने सोचा कि आज हम फॉर्मली एजुकेशन के ऊपर बात करें कि एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और आजकल जो पेरेंट्स हैं वो कितने परेशान हैं कि डिग्री कराएं या स्किल बेस्ड वर्कर बनाएं। तो हुमा, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, यू नो, आपका एक बहुत बड़ा विजन है। आप समझती हैं कि आगे आने वाले सालों में क्या चीज़ जो है वो बच्चों में लैक करेगी और क्या चीज़ बच्चों में इन्हांस करेंगी। आप क्या समझती हैं डिग्री की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, और स्किल बेस्ड वर्कर जो है क्या वो दुनिया में एक्सेल कर पाएगा? अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाहूँगी कि आजकल अगर आप सुनते हैं ना तो एक वॉर चल रही होती है कि अच्छा या तो डिग्री लें या स्किल्स लें। आई बिलीव इन कीपिंग बोथ ऑफ द थिंग्स इन पैरेलल। अच्छा, ठीक है। होता क्या है हमारे यहाँ के जब बच्चे रोट मेमोरेशन के बाद आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो चूंकि उनके पास कोई प्रैक्टिकल या फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो लैक कर रहे होते हैं, राइट। एंड सेकेंडली अभी आप देखते हैं ना तो अभी लेटेस्ट जो WEF की रिपोर्ट आई है 2023 की, उसके अकॉर्डिंग अभी जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हुए सोच रहे थे कि अच्छा जी या तो ये डॉक्टर्स बनेंगे या ये इंजीनियर्स बनेंगे, ये किसी और फील्ड में आएंगे, राइट। You'll be surprised to know that 65% ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी हैं पढ़ रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर अभी वो जॉब्स क्रिएट ही नहीं हुई हैं जिनमें वो फॉल इन करेंगे। सोचिए कि जब हम बच्चे थे तो हम में से कभी किसी ने सोचा था कि हमारे पास 4x6 की एक डिवाइस होगी जिसको हम स्मार्टफोन के नाम से जानेंगे और हम पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन अपनी पॉकेट में लेंगे। पहले आपको एक रिसर्च करनी होती थी। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ रहे होते थे लाइब्रेरीज जाते थे, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आसान नहीं होता था, बिल्कुल। इंटरनेट वाज नॉट दैट फास्ट, राइट। अच्छा, अब आज से कोई 10 साल पीछे चले जाए तो पाकिस्तान में किसी ने AI का नाम भी नहीं सुना था। तो हम बैठे हुए अभी इतनी फास्ट ग्रोइंग टेक लाइफ के अंदर कैसे सोच सकते हैं कि आने वाले 10 या 20 साल के बाद प्रोफेशंस क्या होंगे, राइट। सो यही रीजन है कि अभी जब आप सुनते हैं ना तो आपने IQ, हमारे बचपन में हम सुनते हैं कि फलां का IQ बहुत अच्छा है। अभी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप देखते हैं EQ। Okay, EQ. Okay. Now, it's kind of a combination: emotional quotient, critical thinking, creation, right?
और इन्हीं सब चीजों के कोलैबोरेशन अच्छा हुमा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ रॉट मेमोराइजेशन से हम क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं अब, ठीक है? हाँ। रॉट मेमोराइजेशन ऐसी चीज होती है जो रटा जो रातों रात भूल जाता है, अगले दिन याद भी नहीं होता कि आपने लिखा क्या, आपने समझा क्या, आपने पढ़ा क्या, सिर्फ होता है एक सवाल का जवाब लिखना और आपको फुल मार्क्स मिल जाने। देखिए, ऐसा आप चीजें बदल रही है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे आ रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं, देखिए अभी एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक शिफ्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, क्रैमिंग, अ स्विच फ्रॉम क्रैमिंग टू क्रिएटिविटी, ठीक है, ठीक है, राइट? हाँ। अब जब बच्चा क्रिएशन करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को फंक्शन में लेके आएगा, उसकी कॉग्निटिव लर्निंग होगी, राइट? लर्निंग फ्रॉम प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन लर्निंग और प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो ऐसा ही गया। है। पहले क्या होता था कि आप जब थ्योरी पे करवा रहे होते थे, बाय द टाइम द चाइल्ड एंटर इनटू हिज प्रैक्टिकल लाइफ इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, तो वो बच्चा बेचारा प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीकेबल कर ही नहीं पाता था, समझते बहुत टाइम लग जाता था। एग्जैक्टली ठीक हो गया। अब क्या मसला आता था कि शुरू दिन से उसको सिर्फ, और एक पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर ये होता था कि हाँ जी ब्रिंग मार्क्स, इट्स नॉट अबाउट ब्रिंगिंग मार्क्स, इट्स अबाउट गेटिंग द मास्टरी। अच्छा, ये चीजें अब हमने सीखी हैं, बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, अब हम समझते हैं कि भाई मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम्हारी पर्सनालिटी पे क्या असर हो रहा है या तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। पहले मार्क्स की दौड़ होती थी, आपकी रेड लाइंस, रेड फ्लैग होता था घर में, मारे भी पिटती थी, डंडे भी पड़ते थे, टीवी भी बंद हो जाते थे, माँ कहती थी बस पढ़ो पढ़ो दिन रात पढ़ो। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ हुमा, क्या जरूरी है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स इस वक्त बहुत कंफ्यूज हैं एंड यू कैन हेल्प देम। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आप इस टाइम पे दुनिया के टॉप 10 हाई रेटेड एजुकेशन कंट्रीज निकालते हैं ना, तो यू विल बी सरप्राइज्ड। आपने फिनलैंड का नाम सुना होगा, आपने साउथ कोरिया का नाम सुना होगा, आपने सिंगापुर का नाम सुना होगा, राइट? यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, ठीक है, वो सिर्फ एनालाइज करते हैं कि बच्चे के कोलैबोरेटिव स्किल्स कितने अच्छे हैं, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है, उसकी क्रिएटिविटी अप्रोच कैसी है, और उसके इंटरैक्टिव स्किल्स कितने अच्छे हैं, वो टीम वर्क के साथ काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, राइट? जब आप ये हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो आप यू गिवन अ नाइस इन्वायरमेंट फॉर अ चाइल्ड टू फॉस्टर and work creatively, राइट? आप किसी भी सिस्टम में जाएं, उनकी दौड़ इस चीज में नहीं कि हमारा बच्चा बेहतरीन ग्रेडर हो, उनकी दौड़ होती है कि एक बेहतरीन सिटीजन हो और एक अच्छा लर्नर हो। बिल्कुल ऐसा ही है हुमा। बहुत से केसेस भी सामने आए हैं, इवन पाकिस्तान की बात करें, बहुत प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी सुसाइड की है क्यों ग्रेड्स नहीं अच्छे थे, घर में मुंह क्या दिखाएंगे। कितना बड़ा ये कहते हैं इमोशनल सोशल सेटबैक है, बहुत बड़े। मैं एक बात बताऊं आपको, आप सरप्राइज होंगी। अगेन मैं आपको स्टेटिस्टिक्स के साथ जवाब दूंगी कि 15 इयर्स की एज में आपका बच्चा जो एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, आप नोट कीजिएगा कि 15 वाली वो वाली लाइन है जहां पे आपका बच्चा स्टेप इन करता है ओ लेवल्स के अंदर, जी, राइट? सो वो बच्चा जो एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रेशर से गुजर रहा होता है 15 साल की एज तक, वो जिंदगी में बहुत कम चांसेस हैं सक्सेसफुल होगा। उसका रीजन ये है कि उस पे एक नंबर प्रेशर है, एक उस पे पीयर प्रेशर है। पेरेंट्स ना सिर्फ उस बेचारे पे एक ये प्रेशर डालते हैं कि आपके ग्रेड्स ही आए, 80% के नीचे तो आगे तो वो तो समझते हैं कि पता नहीं हमारी नाक कट गई है खानदान के अंदर, हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे, या हम कैसे मवाजना करेंगे अपने बच्चे का, तो खाला के बेटे के साथ, खाला के बेटे के साथ, के बेटे के साथ। देखिए आप तो यहाँ तक करते हैं कि मैं अक्सर कई दफा जब सिबलिंग राइवलरी के ऊपर एक सेशन दे रही होती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि जी आपको पता है कि आप ही का बच्चा अपने दूसरे बहन या भाई से नफरत की हद तक क्यों आते, क्योंकि आप अनरियलिस्टिक कंपैरिजंस कर रहे होते हैं। अगर एक बच्चा साइंसेस में अच्छा है, हो सकता है दूसरा क्रिएटिविटी में अच्छा हो। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद द इंडिविजुअलिटी। तो हमारे पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करें और उसको एनकरेज करें और इस रेस से दूर रहें, देखिए मेरी बात सुनिए, हम आज भी हम जब निकलते हैं, क्या हमारे सीवी पे हमारे सीजीपीएस मेंशन होते हैं? नो,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक अब तो कोई डिग्री देखता भी नहीं है। ठीक है। हाँ। अब क्या होता है कि देखिए, जब आपने अक्सर ये सुना होगा जी पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मैं डिफर करती हूँ इस स्टेटमेंट से कि जो बच्चा नॉलेज प्लस स्किल के साथ आ रहा है उसके लिए जॉब्स की कमी नहीं है। हाँ। राइट। आप देखिए कि एक बिजनेसमैन है जिसने हायर करना है जी, ठीक, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, उसको मतलब ये है कि आप उसकी कंपनी के लिए कितने बेनिफिशियल है। अब जब तक आप अपने उस पर्टेनिंग स्किल के अंदर जो उस कंपनी की जरूरत है उसमें एस नहीं करेंगे, वो आपको हायर नहीं करेगा। तो उसके लिए आप बिलो मीडियोकर भी होंगे, लेकिन अगर उसके काम में अच्छे होंगे तो वो आपको इंस्टेंटली हायर करेगा। सो इट्स लाइक नॉलेज भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। तो जो बच्चे डिग्री करना चाह रहे हैं, स्किल बेस्ड डिग्रीज करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेट्रॉनिक्स कर रहे हैं, या नर्सिंग कर रहे हैं, प्लम्बिंग कर रहे हैं, और उसके साथ अगर वो समझते हैं कि डिग्री जो है वो उनको उस तरीके से एनहांस नहीं करेगी। इवन आपको पता है हुमा, आई वांट टू टेल यू कि छोटे छोटे बच्चे एज ऑफ 12 to 16 आजकल कॉल सेंटर्स में काम करें, बिकॉज दे हैव अ गुड लिंग्विस्टिक। एग्जैक्टली। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी, उनका एक्सेंट बहुत अच्छा है, दे आर अर्निंग इन डॉलर्स। तो क्या ये बुरी बात है? ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। देखिए, हमें ये चीज रियलाइज करने की बहुत शदीद जरूरत है कि जून जून दुनिया इवॉल्व कर रही है, हमें इवॉल्व करना है। अब सोचिए कि अगर हम गैजेट्स पे करते हैं, हम आज कीपैड फोन लेके बैठेंगे तो हम इस दुनिया की रेस में नहीं चल सकते। राइट। बिल्कुल। इसी तरह से वर्क नॉर्म्स भी बदल रहे हैं। सो आपको ग्रो करना है। आज भी आप देखें, यही रीजन है पाकिस्तान की बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में पीछे रहने की वजह क्या है, क्योंकि हम चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। हम आज भी उसी दकियानुसी सिस्टम में फंसे हुए हैं। अगर आप एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से देखते हैं ना, तो अवेयरनेस आ रही है, बट कितने परसेंट है। सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पेरेंटिंग सेशंस क्रिएट करना चाहिए। वी नीड टू, इट्स अ हाई टाइम वी नीड टू गिव द अवेयरनेस टू द पेरेंट्स बिल्कुल, कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम यहाँ पे करें और हमें क्या क्या चीजें फर्क करनी है। अच्छा हुमा, आप ये समझती हैं कि जो कैरिकुलम हमारे स्कूल से यूनिवर्सिटी से पढ़ाया जा रहा है वो ऑब्सोलीटेड है? देखिए, अगर तो आप आते हैं ना डोमेस्टिक या ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, ठीक है, तो वहां पे बहुत ऑब्सोलीट चीजें चल रही हैं। जो हमारी नानी ने पढ़ी, दादी ने पढ़ी, अम्मी ने पढ़ी, वो हम पढ़ रहे हैं। मैं कल एक जगह पे बैठी हुई हंस के बोली, मैंने कहा जी मिस्टर चिप्स एक वो चीज थी जो मेरी नानी ने पढ़ी, मेरी वालदा ने पढ़ी और मैंने भी पढ़ी। बिल्कुल। ठीक है। तो बड़ी मेहनत होती है हमारे कवर पेज को चेंज होने में। हाँ। हमारे कंटेंट की जो सीक्वेंस है वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं बदली जाती। बट हाँ, अभी एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि हाँ हम करें, बट देन उसके लिए सिर्फ पॉलिसी मेकिंग हल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग। कि आप कहते हैं कि हाँ जी हम एक्टिविटी बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे काम कर रहे हैं, हम एवीएड्स इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक खत्म नहीं होती कि आपने एक इंस्टीट्यूशन को मल्टीमीडियाज दे दिए, स्मार्ट बोर्ड्स दे दिए, ठीक है, आपने उनको अप्रेंटिसेस दे दिए, राइट? आपने ये मॉनिटर भी करना है कि क्या वो लोग, ये नोट कल्चर, लिखने वाला कल्चर आपने चेंज कर दिया। आपने चेंज हो गया है। अब लोग लैपटॉप्स पे काम करते हैं, कंप्यूटर से बात करते हैं, और इवन के आफ्टर कोविड बहुत सी चीजें हमने देखी हैं, हमने देखी थी, दुनिया बदल गई है। हाँ। वर्क फ्रॉम होम की डेफिनेशन मिल गई है लोगों को। बिल्कुल। राइट। आज आप मान सकती हैं कि हम अपने करियर्स की तरफ देख रहे हैं तो 65% बच्चों के करियर्स जो आने वाले वक्त में होंगे, WHO की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है, वो स्किल्स और वो करियर्स अभी तक क्रिएट ही नहीं हुए जिनमें उन बच्चों ने फॉलो इन करना है। अच्छा, सोचिए, आप अभी भी देखें तो हम कहते थे डॉक्टर्स, अब तो रोबोट्स आ गए हैं जो सर्जरीज कर रहे हैं इंटरनेशनली। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन तो आपको लगता है आइडियोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई ना? जो रोबोट्स हैं उनको भी ह्यूमन प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली पड़ेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, रोबोट इटसेल्फ किसका क्रिएशन है?
इंसान का तो वो क्रिएटिविटी आती है, ये रोट मेमोराइजेशन आती है क्रिएटिविटी रोबोट मेकिंग में। बिल्कुल, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यू सी, अगर इवॉल्वमेंट आ रही है तो उसके पीछे दिमाग और हाथ इंसान के हैं, वो सेल्फ क्रिएटेड चीज तो नहीं है। जो लोग समझते हैं कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, लेकिन जॉब्स खत्म नहीं होंगी, जॉब के डायनामिक्स बदल जाएंगे। सो उसमें चूंकि अभी अनडिफाइंड स्किल्स और अनडिफाइंड जॉब्स हैं, सो इसलिए हमारे में एक बहुत शदीद जरूरत है कि हम बच्चों में कोलैबोरेटिव स्किल्स, जिस चीज को हम, आपने एक स्टेटमेंट बड़ी सुनी होगी, सॉफ्ट स्किल्स, राइट? आप हैरान होंगी कि अभी स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2024 की रिपोर्ट ये बता रही है दैट आपके जो कोर स्किल्स हैं, जिसमें आपकी डिग्रीज आती हैं, जिसमें आपके एकेडमिक्स आते हैं, they only fall in 15%, the rest 85% is about the core skills. Okay. तब सोचिए कि अगर एक हार्वर्ड एक बहुत बड़ा नाम है, स्टैनफोर्ड एक बहुत बड़ा एपिटम ऑफ एक्सीलेंस, आपको एडमिशन लेने के लिए पहले आपको अपना पेपर लिखना पड़ता है, वहां सबमिट कराना पड़ता है, उस बेस पे आपके एडमिशंस हो रहे हैं। देखिए, रिसर्च पेपर कहते हैं, रिसर्च पेपर्स कह रही है। अब देखिए, और यही रीजन है अब हमारे स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली, क्या हम कोर स्किल्स पे काम करवा रहे हैं? हमारे बच्चों को मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दे रही होती हूँ, ठीक है, क्यों जरूरत पड़े कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे पढ़े लिखे इंडिविजुअल्स को आके सेमिनार्स करवाने की जरूरत पेश आए कि आप कम्युनिकेशन स्किल सीखें, आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखें, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर करें। अगर ये ही चीजें जिनको सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है, मैं तो इनको खैर कोर स्किल्स या एसेंशियल स्किल्स कहती हूँ, सो अगर आप ये अपने क्यूरिकुलम के अंदर का पार्ट बना लें तो आप समहाउ फिट इन करेंगे, बिकॉज आप तो 85% आपकी सक्सेस या तो हिट कर रही है आपके कोर स्किल्स को, या कर रही है आपके उन स्किल्स को जो प्रोफेशनली आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच हुमा। तो हमारे साथ मौजूद थी माहिर तालीम हुमा पराचा। आपने डिबेट सुनी होगी, हम बात कर रहे थे स्किल बेस्ड लर्निंग वर्सेस डिग्री की। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिग्री के साथ आपका बच्चा जो है कोई ना कोई हुनर सीखता है, किसी भी किस्म का हुनर, उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो वाकई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीटअप कर सकता है, कामयाबी हासिल कर सकता है और दुनिया की रेस में पीछे नहीं रहेगा। यही कहते हैं ना कि वक्त का तकाजा है, यही चेंजेस है जो कि आप लोगों ने लेकर आने हैं। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज के दौर में हर शख्स चाहता है कि वो स्मार्ट लगे, फिट लगे, स्लिम लगे, मगर क्या करें, वक्त ही नहीं है जिम जाने का, वक्त ही नहीं है अपने आप पे तवज्जो देने का। और अक्सर डाइट हम करना स्टार्ट करते हैं तो भूल जाते हैं कि हम तो डाइट फॉलो कर रहे थे और ऑटोमेटिकली हम किसी रेस्टोरेंट में जाके बहुत ज़्यादा खा के उस अपने दिमाग को ये समझा लेते हैं कि हमने तो 4 दिन डाइट की थी, मगर अब लगता है कि वज़न हमारा कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि वज़न कैसे कम कर सकते हैं। मार्केट में एक और जो है वो नोशन और एक और स्टेटमेंट सामने आई है कि दिमाग की ताकत से वजन कम करें। अब आप लोग सोचेंगे दिमाग की ताकत से वजन कैसे कम किया जा सकता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, मेंटली अपने आप को कैसे अप फ्रंट करना चाहिए कि आप दिमाग की ताकत से वजन कम कर सकें। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब, स्लिमिंग कोच भी हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, हमारे शो का हिस्सा बने हैं। हम उनको वेलकम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे हम वजन कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जबरदस्त। पहले तो मैं खुद एक सवाल कर देता हूँ जी। सवाल तो आपने करने हैं कि आपने ऑडियंस को, व्यूअर को हैरान किया कि दिमाग की ताकत से वजन कम कैसे होगा। मेरा आप सबसे सवाल है कि दुनिया का कोई एक काम बता दें जो दिमाग की ताकत के बगैर होता है। हाँ। अब अगर ये शो कर रही है तो दिमाग की ताकत से कर रही है। हमारे कैमरामैन, ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं, दे आर यूजिंग योर ब्रेन। हाँ। कैमरा तो आगे उसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। हमारा व्यूअर जिस मकाम पर आज बैठा है दिमाग की ताकत से ही बैठा है। बिल्कुल। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तक हमने दिमाग को इस काम के लिए इस्तेमाल करने का नहीं सोचा कि क्या इसे वजन कम करने के लिए, फिट रहने के लिए
हाई एनर्जी पे रहने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं जा सकता। हम दिमाग और दिल के बीच में फिर रहे होते हैं, हाँ जी, दिल ऐसा ही कुछ है। कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है। बिल्कुल। हाँ। देखना है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ज़रा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेट लॉस, हम सबके मसाइल हैं, हर घर की खवातीन का मसला है कि हम अपने आप को फिट कैसे रखें, क्योंकि हाउस वाइफ हैं, वक्त उस तरह नहीं है, जिम्मेदारियां हैं, जिम के मसाइल हैं, कौन जाए तो कौन आए। हम चाहते हैं कि आसानी से घर में बैठे बैठे हम बिल्कुल स्मार्ट हो जाए, कैसे हो? देखिए, जैसा कि हमने पहली बात ये कही कि दिमाग सबसे मेजर टूल है। आपकी पूरी बॉडी में दिमाग को सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है। इसका मतलब है कि ये लीडर है, ये हेड है, इसने पूरी की पूरी बॉडी को ऑपरेट करना है। अब आप क्या करते हैं कि वजन को मेंटेन करने के लिए, वजन को कम करने के लिए जिम जाते हैं, ठीक है। आपका दिल करता है, ये भी माना नहीं है आपके साथ। आप डाइट करते हैं, लेकिन अंदर जो न्यूरल पैटर्न्स बिल्ड हो चुके हैं जो आपको बार बार ओवर ईटिंग पर मजबूर करते हैं, उन्हें आपने ठीक नहीं किया। सवाल यह है कि आपने फैसला किया कि मैंने खाना नहीं खाना, आज से ये वाली चीज़ नहीं खानी, ये तो फैसला कर लिया शौरी सतह पर। लाशौरी सतह पर वो बुनियाद कहाँ पर है जिसकी बुनियाद पर आपने वो खाना खाना शुरू किया था? अगर आप उससे आइडेंटिफाई कर लें कि आप ये सर्टन बिहेवियर क्यों करते हैं, तो मामला तो आसान हो जाएंगे। हमने वो सर्टन बिहेवियर्स आइडेंटिफाई नहीं किए हुए। मैं आपको थोड़ा बचपन में लेके जाता हूँ। आपके बचपन से लेकर आज तक मिठाई को और चिकनाई को एज अ रिवार्ड आपको पेश किया गया है। हाँ बिल्कुल, कोई अच्छा काम हो कुछ जाए, भी अच्छा काम हो गया, नंबर अच्छे आ जाए तो कहेंगे बेटा मीठा खा लो, मीठा खा लो। हाँ। वो कुछ रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं मुंह मीठा करवाओ। अच्छा, अब तमाम की तमाम चीजें रिवार्ड्स की जो हैं उन्होंने वो मीठे के साथ और चिकनाई के साथ अटैच की हुई हैं। ठीक है। आपका दिमाग रिवार्ड को पसंद करता है। ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको अप्रिसिएशन पसंद है, और पता लगा कि दो ही तरीके हैं, या तो मीठा या चिकनाई। तो आप बार बार उस खुशी के एहसास के लिए मीठे की तरफ भागते हैं। ये है एक चीज। आप कभी गौर कीजिए, जो आप ईटिंग करते हैं वो माइंडफुल ईटिंग कितनी है और इमोशनल ईटिंग कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, उदास बैठे हैं तो ये खा लेते हैं। अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, घरों में सामने टीवी की स्क्रीन होगी और सामने इतनी बड़ी मूंगफली की प्लेट होगी, नट्स होंगे, नट्स होंगे। अच्छा, उन्हें अंदाजा नहीं है कि हम कितना खा रहे हैं या क्या खा रहे कितना हैं, कितनी कोलेस्ट्रॉल, जरूरत कितनी है, BP हाई कितनी कर रही चीजें हमने उसके साथ अटैच किया हुआ कि ये हमने खाना है। बिजनेस स्टॉक है, हम बिजनेस स्टॉक खाने के ऊपर कर रहे हैं। अब वो बिजनेस स्टॉक अगर 2 घंटे तक चलनी है मेरी, तो 2 घंटे तक मैंने मुसलसल खाते पीते भी रहना है। भाई, खाना एक अलग चीज है। मूवी देखनी है तो हमने चिप्स खा खा के Yes. जब तक 4-5 पैकेट ना खाए हमारा। अब आप देख लें कि आपने इमोशनली इन चीजों को किन चीजों के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अगर ये कनेक्शन टूट जाए, आप खाने को खाने के तौर पर खाएं, मूवी को मूवी के तौर पर देखें, मीटिंग को मीटिंग के तौर पर करें, तो मुझे बताइए कितना फर्क पड़ जाएगा सिर्फ इस एक चीज के साथ। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि माइंड को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर देखिए ना, अगर आप बात करें कि हर चीज का वक्त के हिसाब से आप चीज करें, दिमाग में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ठीक है, दिल चाह रहा है कि एंजाइटी को कैसे दूर करें, या खवातीन घर में बैठी हुई हैं तो घर में बहुत से नोक झोंक होती है, नोक झोंक में कहते हैं कि हम ओवर ईट कर लेते हैं क्योंकि हमें डिप्रेशन होता है। हाँ जी। कोई चीज हम बहुत अच्छी लग रही है, चलो आज आइसक्रीम खाने चलते हैं, अच्छी लग रही है आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो हम कैसे अपने दिमाग को समझाएं कि हमने ये काम नहीं करना? देखिए, आपने बहुत ही उम्दा बात की है। डिप्रेशन और एंजाइटी आज के दौर के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दोनों हैं क्या। डिप्रेशन इफ यू आर लिविंग इन द पास्ट, एंजाइटी इफ यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट, हिप्नोसिस एंजाइटी इफ यू आर लिविंग इन द फ्यूचर। हिप्नोसिस आपको प्रेजेंट में जीना सिखाता है। पास्ट में जो हुआ, स्टेट ऑफ अनरिसोर्सफुलनेस, मुझसे ये नहीं हो सका, काश मैं ये कर लेता, गिल्ट की फीलिंग्स जो हैं वो आपको डिप्रेस्ड स्टेट में ले जाती हैं। एंजाइटी, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या होगा, वहां जाऊंगा तो मैं क्या होगा, वो आपको एंजाइटी में ले जाते हैं। इन सब की एक सर्टेन बॉडी लैंग्वेज है। माइंड और बॉडी आपस में कनेक्टेड है। हिप्नोसिस आपको ये सिखाता है कि इस कनेक्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे इस्तेमाल किया जाए। होस्ट तो आप ही हैं, पर सवाल आज मैं भी कर रहा हूँ ना साथ साथ। डिप्रेस्ड आदमी की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? क्या कभी वो आपने देखा डिप्रेस्ड आदमी ऐसे बैठा हो, मुकद्दमे झुका के बैठा हो? यस, ये है डिप्रेस्ड आदमी। ऐसे ही है ना, ये अगर ऐसे भी है तो यूं करके बैठा, ये डिप्रेस्ड आदमी। ये बॉडी सिग्नल पेश कर रही है दिमाग को कि तुम्हें परेशान होना चाहिए, डिप्रेस होना चाहिए, यू आर इन अनरिसोर्सफुल स्टेट। चेंज द बॉडी। तमाम व्यूअर को चैलेंज है, कमर सीधी करें, गर्दन सीधी करें,
जरा शोल्डर्स को वाइड करें, आप भी करें, जरा एक इसके ऊपर रखें हाथ, ऐसे। ऐसे बैठे। हाँ, ये कैमरा दिखाए ना, ऐसे हम ऐसे बैठे जी, हैं। अब जरा गर्दन ऊपर करें। हाँ। और अब जरा कहें मैं बड़ी उदास हूँ। जरा कह के तो देखें मैं बहुत डिप्रेस हूँ, कह के देखें डिप्रेस। हाँ, नहीं, इस तरह की you can't have the feeling, you can't have the feeling। अच्छा प्लीज गो विद मी। अच्छा ठीक है, गो विद कैसे? मी, इधर आए, ऐसे हाँ, हैं, ऐसे करना है। सर नीचे झुकाएं, सांस आपका छाती की बजाय बेली से आए, नीचे जाए, सर नीचे करने और कहें मुझे बड़ा इत्मीनान है खुद पे, मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, ये तो एतमाद की वो आपके अंदर ही नहीं है, फीलिंग ही जनरेट personality नहीं हो नहीं है। सकती। अच्छा, माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। लोग समझते हैं कि माइंड बॉडी को लीड करता है, ये दुरुस्त है। हिप्नोसिस आपको ये सिखाता है कि आप बॉडी के जरिए भी माइंड को सिग्नल्स देके माइंड की कैफियत चेंज कर सकते हैं। ठीक यू है। चेंज योर बॉडी, यू चेंज योर फिजियोलॉजी एंड यू चेंज योर साइकोलॉजी। ठीक है। तो किसी भी स्टेट में आप हैं, डिप्रेस स्टेट में हैं, एंजाइटी है आपको, टेंशन है किसी भी किस्म की, चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, इंस्टेंटली लेस देन अ मिनट आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपका दिमाग उस कैफियत से बाहर आ जाएगा। जब का आपका दिमाग दायरे से बाहर आ जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी के पैटर्न से पॉसिबिलिटी, आई कैन डू के पैटर्न में आ जाएगा, फिर उसे सही रास्ता नजर आने लगेगा। फिर वो ओवर ईटिंग की तरफ नहीं जाएगा, फिर वो कोल्ड ड्रिंक नहीं उठाएगा, फिर वो पिज्जे की तरफ नहीं जाएगा। उसे साफ नजर आएगा कि मेरे लिए राइट चॉइस क्या होनी चाहिए इस मसले से निपटने के लिए। ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है और आपने बड़े जल्दी सम अप कर दिया, लेकिन फिर इशू है हमारी ख़वातीन का। हम ये सेगमेंट स्पेशली लेकर उनके लिए आए हैं, हर तरह की हमारी ख़वातीन जो कि वर्किंग वुमेन हैं, जिनका बैठना होता है काम, वो हर वक्त कंप्यूटर पे बैठी होती हैं, उनकी क्लरिकल जॉब है, लिखना भी है। वो भी कहती हैं कि हमारा जो है ज़ाहिर है हर बॉडी के हिसाब से वेट पुट ऑन हो रहा है, किसी का अपर बॉडी पुट ऑन होती है, किसी की लोअर बॉडी पुट ऑन होती है। तो अब उनका काम ही बैठना है। अब बैठने के ऊपर वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि भूख भी लग रही है, उठ भी नहीं सकते, डेडलाइन भी मीट करनी है, कैसे कंट्रोल करें? देखिए, इसमें एक चीज़ है सेल्फ डायलॉग। जब हम अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके हाथ में जो डिवाइस है, मोबाइल है, ये कंप्यूटर है, इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। जिस तरह की प्रोग्रामिंग होगी, जिस तरह का सॉफ्टवेयर होगा, इसने उस तरह का काम करना है। आप अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग अपने वर्ड्स के साथ कैसे करते हैं? असल में ना, मेरा काम ऐसा है कि मुझे बैठना बहुत पड़ता है, मेरा वजन इसलिए बढ़ गया है। असल में मुझे जिम का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मेरा वजन बढ़ गया है। असल में खाना मुझे बाजार से खाना पड़ता है, इसलिए मेरा वजन बढ़ गया है। एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं आप? एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहे, हाँ। आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है। देखिए सुनिए, लोग कहते हैं कि गोश्त खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। अंडे खाने से प्रॉब्लम होती है, मैं रोजाना 6 अंडे खाता हूँ। जो लोग कहते हैं होता मुझे नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, मेरा नहीं बढ़ाता। क्यों? मेरे माइंड की कंडीशनिंग है। देखिए, आपके दिमाग में न्यूरो कनेक्शंस हैं, वो जो न्यूरल पाथवेज बनाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। क्या वाकई अंडे या गोश्त हर आदमी का यूरिक एसिड बढ़ाते हैं? क्या वाकई चावल हर आदमी का वजन बढ़ाते हैं? क्या वाकई खजूरें हर आदमी का वजन बढ़ाती हैं? आंसर इज नो। आपने अपनी प्रोग्रामिंग की है, आपने अपनी बायोकेमिस्ट्री खुद सेट की है कि कौन सी चीज मुझे सूट करती है, कौन सी नहीं करती। अगर आप न्यूरो कनेक्शंस बदल दें, उनकी रिकोडिंग कर दें, इस वक्त जो आपका वजन बढ़ रहा है, जो डिप्रेशन हो रहा है, जो परेशानी हो रही है, वो आपकी करंट मेंटल वायरिंग या करंट कोडिंग की वजह से है। अगर आप उस कोडिंग को रिकोड कर दें तो यकीनी तौर पर आप बैठे बैठे भी वजन कम कर सकते हैं। आप विजुअलाइज करते हैं, तसव्वुरात की दुनिया में एक्सरसाइज करते हैं। जिम नहीं जा सकते, एक लगाएं, आंखें बंद करें 3 मिनट के लिए। करना चाहेंगे 1 मिनट के लिए मेरे साथ? जी जी बताएं क्या करना पड़ेगा मेरे साथ। अभी वैसे टाइम हमारा बहुत करना है, आप करके दिखा दें। नहीं, आप साथ करेंगी तो होगा। अच्छा, वरना क्या होगा? अच्छा, बस 1 मिनट में करेंगे। हाँ। आप सब करेंगे, आप सब भी मेरे साथ करेंगे। प्लीज क्लोज योर आईज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट नहीं है, लेकिन आप करें, आप करके दिखाएं हमें। नहीं, आप साथ करेंगी तो होगा ना, क्योंकि आपने बताना है कि ठीक हुआ चले नहीं चले हुआ। चले करें आंखें बंद करें प्लीज। कर ली मैंने एक गहरा आंखें सांस लीजिए। तसव्वुर करें कि आप रनिंग ट्रैक के ऊपर हैं। तसव्वुर करें सिर्फ 100 मीटर दूर एक पोस्ट है जिसे आपने टच करना है। ठीक है। यू आर रेडी, और आपने सचमुच में दौड़ना है तसव्वुर में। गो फॉर दैट, वीर गो, भागे, तेज, कम ऑन, तेज पैर और तेज दौड़ाएं। मुझे पता है सांस फूल कर रहे थे। गो, कम ऑन, बस आने वाला है। यस, वन मोर जंप, वन मोर, गो एंड स्टॉप। दिल की धड़कन तेज हुई है? हाँ। दिल की धड़कन तेज हुई? हाँ बिल्कुल। सांस फूला है? बिल्कुल। आप तो जिम नहीं गई। हाँ। ये क्या एक्सक्यूज है, कभी नहीं गा सकती। आपके माइंड में इतना कुछ आपने ख्यालाती डाइट करनी, आपने ख्यालाती जो है आपके माइंड को प्रोग्राम किया विदाउट एनी प्रैक्टिस किया। हाँ। और लेस देन अ मिनट आपके सांस की धड़कन, दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार चेंज हो गई। तो फिर
एक्सरसाइज तो होगी ना आपकी। हाँ ये तो है, मेंटली एक्सरसाइज हो गई। यस, तो मेंटली जब हो जाएगी तो फिजिकली जब ऑटोमेटिकली मेंटल होगी, देखिए दिल की धड़कन एक्चुअली चेंज हुई है। हाँ। सोचा यहाँ पे है, सांस एक्चुअली फूला है, हाँ। दिल की धड़कन एक्चुअली चेंज हुई है, तो फिर जो बॉडी में तब्दीलियां आएंगी वो भी एक्चुअल होंगी। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू की है, बिकॉज खवातीन जो है घर में बैठे बैठे इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकती हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली वजन कम होगा। जी, किलो से 1.5 किलो वजन मंथली आपका रूटीन में कम होने लग जाएगा रोज अगर करें आप। जी, आप इसे विजुअलाइज सही तरीके से करें और अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद कर दें कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, कहें मेरा वजन कम हो रहा है। अच्छा, अपने आप को समझाएं मेरा वजन कम हो रहा है। डायलॉग लोगों से बात करें। मैं जब से मैंने डॉक्टर साहब की बातें शुरू की हैं, जिसमें न्यू टीवी को देखना शुरू किया है, मैंने प्रोग्राम देखा था जाके, अब तो मैं फिट रहने लग गई हूँ, एनर्जी लेवल बढ़ गया है, हर महीने किलो 2 किलो वजन कम हो रहा है मेरा, तो कपड़े जो खुले होने लग गए, अब क्या करूं मैं। वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है आपकी, आपने तो वो कहते हैं ना कि जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन निकाल दिया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब, स्लिमिंग कोच और हिप्नोथेरेपिस्ट जो हैं, वो ये कहते हैं कि अपने दिमाग को जिस तरह समझाएंगे ऑटोमेटिकली आप पे वही इम्पैक्ट आएगा, जिस तरह उन्होंने पूरी एक्सरसाइज करके बताई कि आपने रोजाना किस तरह अपना वजन जो है कम करना है। अगर आप नहीं भी ग्राउंड में जाते हैं तो अपने दिमाग में ग्राउंड बनाएं और दिमाग में आप नरेशन करें कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई इफेक्ट जरूर आएगा। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात करते हैं आज स्किन के ऊपर कि स्किन हमारी जो है अगर नरिश रहे, अच्छी लगे, ग्लो करे, तो कहते हैं ना कि कोई भी आगे आने वाले जो शादियों के सीजन्स हैं वो अच्छे गुजर सकते हैं। अगर स्किन ही हमारी तरोताज़ा ना दिखाई दे, या हम जिस तरह का मेकअप करना चाहते हैं, जिस तरह की स्किन रूटीन केयर करना चाहते हैं वो वैसे ना हो, तो वाकई ऑटोमेटिकली आपका मूड भी ख़राब हो जाता है। तो सर्दियों का मौसम है और स्किन ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है, मेकअप जो है वो एडजस्ट नहीं होता, बार बार गिर रहा होता है, तो हमें कौन से प्रोसीजर्स कराने चाहिए, और स्पेशली अगर हमारा इवेंट 2-4 दिनों में है। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अपनी स्किन के हवाले से। कुछ खवातीन की स्किन ऑयली होती है, कुछ की कॉम्बिनेशन होती है, कुछ की ड्राई होती है, और कुछ की जो स्किन होती है वो बिल्कुल कहते हैं ना कि डिफरेंट तरीके से उस पर पैचेस पड़े होते हैं या उसके ऊपर पिगमेंटेशन होती है। तो किसकी स्किन पे कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए, किसकी स्किन के ऊपर कौन से फेशियल्स करने चाहिए, कौन से सीरम्स लगाने चाहिए, आज हम डिटेल बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है आपकी मानी जानी स्किन स्पेशलिस्ट, हमारे शोज का हिस्सा भी रही हैं, आपने उनकी वीडियोस भी देखी हैं, डॉक्टर अरीज खालिद, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? डॉक्टर साहब, आपकी स्किन देख के ना वाकई सुबह सुबह लगता है कि वाकई आपके चेहरे पे वाकई ग्लो आया हुआ, और ये ग्लो हमारे चेहरे पर कैसे आ सकता है? एक्चुअली मुझे तो इस वक्त आप भी काफी ग्लो करती हुई लग रही है। ये मेकअप का ग्लो है। नहीं, लेकिन डेफिनेटली नीचे स्किन अच्छी होगी तो मेकअप इतना अच्छा टिका हुआ है। हाँ। अदरवाइज अगर नीचे स्किन अच्छी नहीं है तो मेकअप भी नहीं टिक सकता। नहीं टिक सकता। क्योंकि अगर आपकी हाइड्रेटेड स्किन है तो आपका मेकअप अच्छा रहेगा, अगर हाइड्रेटेड स्किन नहीं है तो डेफिनेटली मेकअप आपका पैची नजर आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, स्किन की टाइप्स होती हैं, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, पैची, इसके साथ पिगमेंटेशन। किस स्किन पे कौन सा प्रोसीजर करना चाहिए और कब कब करना चाहिए? अच्छा, इस वक्त देखिए, अगर आप फंक्शंस के उससे पूछेंगी तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर, लाइक अगर आपके, जिसका आपने बताया, अभी बात करी थी कि 2-3 दिन के अंदर कोई है आपका फंक्शन, तो फिर तो आप ये कहें कि जिस तरह कार्बन फेशियल हो गया, हाइड्रा फेशियल हो गया, कोरियन ग्लास स्किन फेशियल हो गया, सिर्फ ये आप करवा सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जो हेयर रिमूवल लेज़र है वो आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने बोटॉक्स करवाना है तो बिल्कुल भी नहीं, आप मतलब इतनी शॉर्ट टाइम में उसका कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसको एटलीस्ट 2 वीक्स लगते हैं। अच्छा। और मैं खास तौर पे ये कहती हूँ कि आपने जब इस तरह के प्रोसीजर करवाने हैं तो आपके कोई मेजर इवेंट के बीच में आपको एटलीस्ट 3 वीक्स या 1 मंथ का गैप हो, ताकि अगर उसमें हमें कोई रीडू करना पड़ता है और हमें रिजल्ट नजर आ गया हो, कोई रीटच करना है तो हम कर सकें। फिलर्स का इंस्टेंट होता है रिजल्ट, लेकिन फिलर्स के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ब्रूज पड़ जाए। तो अगर आपको ब्रूज पड़ जाता है आपके किसी स्पेशल इवेंट से पहले, तो वो भी अगर आपके पास 2-3 हफ्ते होते हैं तो बहुत आराम से चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास ज़ाहिर 2-3 दिन है तो फिर आप बैठ के कंसील ही करते रहेंगे, वो फिलर वाला तो शायद आपको भूल जाएगा, आपको वो ब्रूज याद रहेगा, और वो भी लोग ढूंढ ढूंढ के आपको बताएंगे कि ये इधर, ये यहाँ पर क्या हुआ है, क्या पड़ा हुआ है। तो ऐसी कोई चीज आपने लाइक बिल्कुल फंक्शन से पहले नहीं करनी। थ्रेड लिफ्ट नो, ठीक है, थ्रेड लिफ्ट अगर आपने करवाना है तो एटलीस्ट 1.5 मंथ का टाइम
होना चाहिए आपके स्पेशल किसी भी इवेंट के बीच में। ठीक है। ठीक है। अब PRP आप करवा सकते हैं अगर 2 वीक्स पहले भी आप करवाना चाहें, लेकिन उसमें अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है तो ड्राइनेस ज़्यादा हो सकती है। अगर आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो इस वक्त इतने मार्जिन पे आपने उसकी तरफ नहीं जाना। ठीक है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है तो आप उस पर जा सकते हैं, लेकिन ये जो स्मॉग का टाइम चल रहा होता है इसमें यूजुअली जिन लोगों की स्किन ऑयली भी होती है या कॉम्बिनेशन भी होती है वो भी ज़्यादातर ड्राई की तरफ जा रही होती है। इस वक्त जो आप मेनली चीज़ कर सकते हैं जो आपको ओवरऑल आप कह लें कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बेहतर है, एक तो आपको हाइड्रेट होना है। ठीक है। दूसरा आपके आसपास हाइड्रेशन होनी चाहिए, यानी कि एयर प्योरीफायर या ह्यूमिडिफायर्स। ठीक है। ठीक है। ये आपने नहीं आप कर सकते हैं तो किसी खुले बर्तन के अंदर पानी जरूर कमरे में रख लें। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने जो डबल क्लेंजिंग है उसको जरूर अपना पार्ट बनाना है। लाइक जिस तरह आपने किसी भी माइसेलर वाटर से एक दफा साफ किया, उसके बाद आपने किसी लाइट क्लेंजर से, आपने जैसा फोमिंग क्लेंजर्स होते हैं उनसे आपने एक दफा वॉश किया। इस मौसम के अंदर और आगे सर्दियों में कोशिश करें कि एक्सफोलिएशन को अवॉइड करें, हार्श स्क्रबिंग नहीं करनी स्किन पे बिल्कुल आपने सेंसिटिव होती है, बिल्कुल सेंसिटिव होती है, वो आपकी लेयर को ऊपर से और उतारेगी, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी इस वक्त रेकमेंडेड नहीं होती है। आप हाइलोनिक एसिड जितना लगा सकते हैं लगाएं, और हाइलोनिक एसिड लगाने की जो मेजर टिप है, आप ड्राई स्किन पे बेशक 1 किलो भी लगा लें, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहती हूँ, मार्केट में बहुत से कहते हैं ना कि ये सारे सीरम्स आए हुए हैं, अब जो नॉर्मल लोग हैं, जो खवातीन है हमारी, उनको समझ नहीं आती है कौन सा सीरम पहले इस्तेमाल करना है, कौन सा बाद में इस्तेमाल करना और कौन सा किस किस दिन इस्तेमाल करना है। स्पेशली हाइलोनिक एसिड हो गया, विटामिन सी हो गया, आपका ब्राइटनिंग हो गया, इसके साथ साथ आपका नाइसिनामाइड जी, ये कब कब इस्तेमाल करने हैं और किस किस ने इस्तेमाल करने हैं? अच्छा, आप विटामिन सी बहुत अच्छा है इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए, ख़ास तौर पे जब स्मॉग है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन विटामिन सी को आप दिन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको विटामिन सी को लगा के आप धूप में चले गए या आप चूल्हे के आगे चले गए या हीट की किसी भी चीज़ के आगे चले गए तो वो आपको उल्टा बर्न हो सकता है। तो वो आपने रात के टाइम लगाना है। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप उसके साथ मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करेंगे। हाइलोनिक एसिड हर कोई लगा सकता है, इवन जो बच्चियां भी हैं 18-19 साल से लेके ऑनवर्ड्स वो बिल्कुल लगा सकती हैं। इट्स कम्प्लीटली सेफ। वो आप हर 3-4 घंटे के बाद भी लगाएं तो वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसकी एक मेन टिप ये है कि आपने डैम्प स्किन पे लगाना है। हाइलोनिक एसिड को अगर आप ड्राई स्किन पे लगा रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। और सबसे पहले आपने अगर शुरू करने हैं सीरम्स या कुछ भी, तो क्लेंजिंग के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपके स्किन पे लगनी चाहिए वो हाइलोनिक एसिड ही है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको विटामिन सी की ज़रूरत है रात के टाइम तो वो आप लगा सकते हैं। नाइसिनामाइड को आप दिन के टाइम लगा सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त एक बिग नो है, और अगर आप ये समझते हैं कि आपने शुरू करना है तो ये बिल्कुल मौसम नहीं है, और वो रेटिनॉल्स। रेटिनॉल्स आप अगर नया शुरू करना चाह रहे हैं तो ये मौसम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लोग कर भी रहे होते हैं उसको इस्तेमाल, यूजुअली उनकी स्किन और ओवर ड्राई हो जाती है। और अगर आप इवन समर में भी कर रहे होते हैं तो उसके साथ आपको मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करना पड़ता है। ठीक है। आपने अगर आपकी ज़्यादा ओवर ड्राई स्किन है तो उसके अलावा आपने जो मॉइस्चराइज आप करेंगे वो उस तरह के मॉइस्चराइजर होना चाहिए जिसमें सेरामाइड्स होंगे। ओके। ठीक है। वो आपकी स्किन को सूट करेंगे इस वक्त। और एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट है सन ब्लॉक। हमें ये लगता है कि शायद क्योंकि सूरज उस तरह से नहीं निकल रहा तो हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्किन की ज़रूरत है इस मौसम में तो फिर सन ब्लॉक की भी ज़रूरत है। और ये जो लाइट्स हैं, इंडोर लाइट्स हैं, इनसे भी उतनी ही प्रोटेक्शन चाहिए होती है। ठीक है। तो सन ब्लॉक इज अ मस्ट, और आपने यू हैव टू रिपीट इट एवरी 3 to 4 आवर्स। जिनकी स्किन पे एक्नी है, बहुत ज्यादा एक्नी है, फंक्शंस भी शुरू होने वाले हैं, स्पॉट्स भी रह गए हैं, एक्नी, एक्टिव एक्नी निकल रही है, उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें जो एक अच्छी चीज़ आप कह लें कि या और जैसी जिसके कोई रिएक्शन नहीं है उसमें आपके पास आ जाता है टी ट्री ऑयल। ठीक है। वो एक सेफ ऑप्शन है, लेकिन टी ट्री ऑयल को आपने जब भी लगाना पूरे मुंह पे नहीं लगा लेना, वो जहां पर आपकी एक्नी निकली हुई है वहां पर आप लगाएं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि थोड़ी सी और उभरी हुई है तो आप अडाप्लिन एक जेल होती है, डिफरेंट वो कंपनी नेम से आ रही होती है, वो आप लगा सकते हैं, और वो भी आपने एट द स्पॉट्स लगाने हैं और रात के टाइम लगाने हैं। उससे आपकी काफ़ी अच्छी बैठ जाएगी, लेकिन क्लेंजिंग आपकी डेफिनेटली की है, आपने वो नहीं भूलनी। ठीक है। और इसके अलावा ये चीज़ें आप, लेकिन अगर आपका फंक्शन अब आपका 4 या 5 दिन में और आपको अब याद आया कि आपको एक्नी है तो
अच्छा, कुछ कोई नहीं हो प्रोसीजर ऐसा हो सकता है कि एक्नी जो है एकदम से बैठ जाए, एक्टिव एक्नी ना निकले? क्योंकि एक्नी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे टीनेजर्स में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से उस तरह क्लेंजिंग का मौका नहीं मिलता या बताया ही नहीं जाता। अब तो बहुत ज्यादा स्किन केयर और स्किन रूटीन्स जो है वो शुरू हो गई हुई हैं। तो एक्नी के लिए कौन सा प्रोसीजर करा सकते हैं 2-3 दिन पहले? हाइड्रा फेशियल हम उसके अंदर जो बेसिकली स्पेशली करते हैं वो एक्नी के लिए एक हमारा हाइड्रा फेशियल है, उसको हम करते हैं और वो बहुत अच्छा हेल्प करता है क्योंकि आपके पोर्स को वो क्लीन कर देता है। और अक्सर ये होता है कि जो बहुत एक्टिव एक्नी होती है वो काफ़ी हद तक बैठ जाती है। उसमें भी फिर भी मैं ये कहती हूँ कि 3 से 4 दिन का टाइम दें, क्योंकि एटलीस्ट 24 आवर्स लगते हैं स्किन को थोड़ा सा सेटल होने में। ठीक तो है। ऐसे नहीं है कि आपका कल फंक्शन है तो आपने आज, क्योंकि जिस वक्त हम हाइड्रा फेशियल करते हैं और एक्नी के ऊपर खास तौर पे किया जाता है तो उसमें थोड़ी सी रेडनेस आती है। तो कुछ लोगों की रेडनेस तो विद इन आवर सेटल हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की रेडनेस इट कैन टेक अप टू 1 डे और 1.5 डे। तो आपने इतना मार्जिन फिर भी रखना होता है। और अगर अब आपका बहुत ज़्यादा बहुत करीब टाइम आ गया, अब आप कहते हैं कि जी अब हम क्या कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म पे जो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप जो आइस प्लंजेस होते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप इस मौसम में बर्दाश्त कर सकते हैं तो आइस प्लंजेस काफ़ी एक अच्छी ऑप्शन होती है। वो आपके पोर्स को इंस्टेंटली बंद कर देते हैं, जो रेडनेस है वो सेटल हो जाती है। मेकअप आपका काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है, बेस फटने वाला मामला नहीं होता और डिस्कलर नहीं होती है आपकी बेस, और मेकअप काफ़ी देर तक आपका चला जाता है। जिनके फेस पे बाल हैं डॉक्टर साहिबा, क्योंकि अक्सर देखा है कि फेशियल हेयर्स होते हैं और जहाँ जहाँ से लेज़र कराते हैं या जहाँ जहाँ से आप थ्रेड या वैक्स कराते हैं वो एरियाज डार्क हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, स्पॉटिंग आ जाती है। उनको क्या करना चाहिए और कैसे उस चीज़ को वो कर्व कर सकते हैं? अच्छा, जो आपने ये फेशियल हेयर्स की बात की है तो वैक्सिंग, क्योंकि जहाँ एब्रेजन आएगी, थ्रेडिंग आएगी या प्लकिंग आएगी वहाँ तो आपकी स्किन डार्क होती है, लेकिन जब आप लेजर्स की तरफ आते हैं तो आपकी स्किन का कलर बेहतर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो लेजर रेज ट्रिपल वेवलेंथ होती हैं या वो जो लेजर रेज हैं वो बेसिकली उनका एक और प्लस पॉइंट ये होता है कि स्किन लाइटनिंग भी करती हैं। तो अगर आप किसी अच्छी जगह से लेजर करवा रहे हैं और उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उसमें ये दोनों बेनिफिट्स एट द सेम टाइम मौजूद होते हैं। कि आपके व्हाइट बाल हैं, क्या वो लेजर हो सकते हैं फेस के? बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। उनको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आपका अगर ब्लीच हुआ बाल है तो वो भी नहीं होगा आपका लेज़र, आपका वाइट बाल है तो वो भी बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपके वैसे भी बाल हल्के हैं, फाइन हैं, तो उनको भी बेहतर है कि आप लेज़र मत करवाएं। डार्क बालों पे लेज़र बहुत अच्छा होता है और वाइट अगर आपके बाल है तो इलेक्ट्रोलिसिस इज़ द ओनली ऑप्शन। ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा ड्रिप्स लग रही हैं आजकल, हर जगह जो है शोर मचा हुआ है जी। वाइटनिंग ड्रिप लगवा लो, कोलेजन ड्रिप लगवा लो, इसके साथ कहते हैं स्किन ग्लो ड्रिप लगवा लो। अब लोग डरते भी हैं, आईवी में ड्रिप लग रही है, ड्रिप सेफ है नहीं है? आप बेहतर बता सकती हैं। और कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे लगवानी चाहिए? अच्छा, ये भी कोई शॉर्ट टर्म वाला नहीं है। जब मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनको बहुत डिटेल में यही चीज़ समझाती हूँ कि ये एटलीस्ट 7 to 8 सेशंस लगते हैं इसका रिजल्ट नज़र आने में। ठीक है। और ये वीकली लगना होता है। और दूसरा ये आप कह लें हाथी पालने वाली बात है कि अगर आपके पास अब यानी कि आपका कुछ निकला है और वो करोड़ों में निकला है और उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन है और आप उसको चाहते हैं कि लंबा आप लेकर, क्योंकि 30-35 एटलीस्ट चाहिए। अच्छा, ड्रिप्स। ठीक है, एटलीस्ट चाहिए, जो अक्सर यहाँ पे लोग जहन में रख के आते हैं। अच्छा, कि जी हमें ये फर्क पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि 18,000 से लेके 26-27,000 के अराउंड, और आपको वीकली लगनी है, अपने टाइम पे लगनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि उस वैसे वो क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ये एक ड्रिप 2 ड्रिप से कोई फायदा नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। लगवा के बैठे होते हैं। नहीं। और दूसरा वो जो बॉक्सेस आते हैं, जो पहले से बने हुए बॉक्सेस, देखें उसकी डोज मेरे बॉडी वेट पे और चाहिए, आपके बॉडी वेट पे और चाहिए। उसमें आपकी हर चीज़ कैलकुलेट होती है कि आपके कोई नीचे कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई वीकनेस तो नहीं, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप ओबीस हैं, आपको ज़्यादा चाहिए सेशंस। अगर आपकी हाइट लंबी, आपको ज़्यादा चाहिए। अगर मेल में आप आते हैं तो अक्सर लोग जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं या जो ड्रग यूज़ करते हैं उनको डेफिनेटली बहुत टाइम लग जाता है। उसका प्लस पॉइंट ये है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है, या आप जर्नली आप वीक हैं तो वो डेफिनेटली आपकी बॉडी की रिपेयर पहले करेगी। तो उसके अंदर जो है ना, आपने अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी आपकी 2-4 दिन, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसने पहले आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना है, उसके बाद उसने उस अपना वो, क्योंकि साइड इफेक्ट वाइटनिंग है, फिर उसने वो दिखाना है। और उसको जिस तरह आपका एंटीबायोटिक का होता है कि आपने अपने टाइम पे ना ली तो उसका साइकिल ब्रेक हो जाता है, इसका भी वैसे ही है। लाइक इफ यू हैव सिलेक्टेड ट्यूसडे,
इट शुड बी ट्यूसडे एवरी टाइम। ठीक है। अगर आप मुझे अच्छा। आके ये कहते हैं वेडनेसडे को कि जी डॉक्टर साहब मुझे ट्यूसडे को ये मसला हो गया था, घर मैं में नहीं आ मेहमान पाई। आ गए थे, ये हो गया था, वो तो मैं सिर्फ सुन लूंगी, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आपकी बॉडी उसको एज एंटीऑक्सीडेंट यूज कर लेगी और मेरी वो नहीं सुनेगी। आपको नए तरीके से फिर करवाना पड़ेगा। आपके नंबर ऑफ सेशंस बढ़ जाएंगे और बाज़ दफा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है और रिजल्ट आना बंद हो जाता है। ओह, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। हमारे साथ मौजूद थी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरीज खालिद, जिनका ये आपने बताया है, उन्होंने डिटेल डिस्कशन की है किस स्किन को कौन सी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, कब कब करानी चाहिए, और जिन खवातीन के फंक्शंस आने वाले हैं, स्पेशली जिनकी शादियां होने वाली हैं, तो उनको तकरीबन 1 महीने का जो है वो गैप रखना चाहिए किसी भी प्रोसीजर के लिए। तो व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। व्यूअर्स, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और हमने सोचा कि हम आपको आज बताएं कि ब्राइडल लुक आपने कैसे करनी है। जो खवातीन शादी पे जाना चाहती हैं, जिनके फंक्शंस आ रहे हैं, तो उन्होंने घर में बैठे बैठे मेकअप जो है कैसे करना है, क्योंकि अक्सर हम पार्लर्स में जाने से लेट हो जाते हैं या हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। और आज जो हमारे साथ मेहमान खास हैं, स्पेशली आपने उनको देखा होगा, डॉक्टर नबिया अली खान का उन्होंने मेकओवर किया है और इतना जबरदस्त मेकओवर किया है कि कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे धूमें मच गई हैं। और हम चाहते हैं कि हम आज आपको उनसे भी मिलवाएं और पूछे कि उन्होंने डॉक्टर नबिया के ऊपर जिस तरह ग्लोई लुक और ड्यूई लुक जो है क्रिएट की थी, वो लोग हम घर में बैठे बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल की है, कितना हाई एंड मेकअप इस्तेमाल किया है जिससे हम ये ड्यूई लुक ले सकते हैं, और ड्रेस को कैरी कैसे कर सकते हैं और शूट कैसे करा सकते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ बड़ी मशहूर और मारूफ मेकअप आर्टिस्ट सना हमायूं को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है सना? अल्लाह का शुक्र। सना, आप वही है ना जिसने डॉक्टर नबिया का मेकअप किया था? हाँ जी, मैं वही हूँ जिन्होंने किया था। और मतलब कि आप इतना डर क्यों कर रही थी मेकअप? क्योंकि आपको लगता था कि आप 2 दिनों में ऐसी वायरल हो जाएंगी? बिल्कुल ऐसा आइडिया नहीं था। माशाल्लाह डॉक्टर नबिया का फॉलोइंग और ये सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं और बड़ा प्यार लोगों का है उनके साथ, बड़ी हाँ। कनेक्शन है, मज़ा आया। लेकिन मुझे भी इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ, कि डॉक्टर नबिया का जिन्होंने मेकअप किया है वो मेकअप आर्टिस्ट ये है, क्योंकि उस दिन हम आपको शो में बुला नहीं सके थे। आई थिंक यू वर बिजी एट दैट टाइम। जी जी, मेरी तो bride अच्छा, थी उस आप दिन। हम थोड़ी सी उनकी लुक के ऊपर बात करते हैं। जी, जी। आपने जो उनको लुक दी थी, उनकी लुक के ऊपर आपने कैसे आपने ये सोचा कि आप उनको बहुत ड्यूई लुक, बहुत बार्बी लुक और बहुत पिंकी लुक देंगी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका पहला कंसर्न भी यही था कि मुझे ना थोड़ा सा पिंक लुक में चाहिए, मतलब जो ब्लश ऑन वाली जो थोड़ा सा पिंक टोन्स में होता है, तो वो, और उनको लाइट और सॉफ्ट मेकओवर चाहिए था। इस वजह से बस उनकी स्किन को पहले ट्रीट किया, क्योंकि थोड़ी ड्राई हुई भी थी स्किन। आजकल वेदर ऐसा चल रहा है कि ड्राई स्किन होती है। स्किन ट्रीट करने के बाद फिर उनके ऊपर जितनी भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ की, वो जिसका हाई एंड करने की कोशिश की कि सारा कुछ बेस्ट हो। स्किन प्रेप के बाद फिर प्राइमर, स्मैश बॉक्स का मैं अगर आपको डिटेल्स बताऊं थोड़ी सी उनकी, हाँ। हमें, ताकि लोगों को भी पता चले कि किस तरह से आप बेस्ट स्किन के हिसाब से आप उसको बेस्ट ले सकते हैं। स्मैश बॉक्स प्राइमर में बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट कर देता है स्किन को। उसके बाद फिर आप जो है वो स्किन प्रेप करने के बाद कंसीलिंग, करेक्शन, कलर करेक्शन करते हैं। जैसे डार्क सर्कल्स आजकल सबके ही, हमें रातें जाग जाग के डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, वो ज़रूरी होते हैं कलर करेक्ट करने। उसके बाद उनकी फाउंडेशन में स्पेशली मैंने जिस चीज़ का एडिशन किया है वो शार्लेट टिलबरी की जो डूई फाउंडेशन है, ठीक है, ग्लो ताकि के लिए। ग्लो के लिए वो उनको उस तरह से ग्लो चाहिए था। दैट्स वाई पाउडर का इस्तेमाल बहुत कम किया है, क्योंकि पाउडरी लुक जो है ना वो उनको चाहिए भी नहीं थी और उनकी स्किन भी बहुत ड्राई थी। दैट्स वाई उसको मॉइस्चराइज रखा, शार्लेट टिलबरी यूज़ किया उनके साथ फाउंडेशन में। और आईज के हिसाब से अगर हम जाएं तो आईज, अच्छा, आपने आईज बहुत उनकी सॉफ्ट की हुई थी? जी जी, उनको बहुत प्रोमिनेंट ग्लिटर भी नहीं चाहिए था, बिकॉज इट वाज अ डे लाइट फंक्शन स्पेशली। और गोल्ड ड्रेस था तो हमने गोल्ड्स के साथ अंडर क्रीज लाइन पिंक्स में रखी थी, और गोल्ड ग्लिटर भी बहुत स्पार्कली ग्लिटर ही लगाया था। शिमर एंड ग्लिटर को मिक्स करके ग्लू के साथ, जैसे एक एप्लीकेशन होती है प्रॉपर, उस तरीके से उनकी आईज रखी थी। ठीक है। लाइनर भी हार्श नहीं रखा था, बिकॉज द ड्रेस वाज सो लाइट, उसके हिसाब से उनका मेकओवर करना था। लिप्स भी हमें उनको बबली पिंक लिप्स चाहिए थे। इसी तरह ब्लश ऑन हाई एंड, जिस तरह नार्स का हाई एंड बहुत अच्छा है ऑर्गेज्म, वो वाला यूज़ किया।
Fenty का हाइलाइटर जो कि आजकल बहुत आपने in सारी चल रहा है। हाई एंड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल जी की जी, हैं। वो हाइलाइटर से बड़ी ग्लो उन चीजों। अच्छा, आपने कितना चार्ज किया था? 1-1.5 करोड़ तो किया होगा। मैंने प्यार मोहब्बत चार्ज किया था उनसे। हाँ, हर चीज करोड़ों की हो रही है, जोड़ा भी करोड़ों का है, तो उसके बाद ज्वेलरी भी करोड़ों की है, तो मेकअप भी तो करोड़ों का होगा। मेकअप की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने मतलब मैंने उनसे प्यार मोहब्बत चार्ज किया है, कुछ भी चार्ज नहीं किया। मोहब्बत चार्ज। अच्छा, हम सब कह रहे हैं हमने उनसे बहुत मोहब्बत से चार्ज किया है, हमने कुछ इतना करो, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक इन्फ्लुएंसर है, इतनी बड़ी पर्सनालिटी हाँ है, जी। रिलेशनशिप गोल्स के ऊपर वो बात करती हैं और ऑब्वियसली लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी इतनी फॉलोइंग है ना। It was an honor कि she called me कि can I get my makeover from you, तो it was an honor for me, तो मेरे लिए तो यही बहुत था और यही honor काफी था। तो I really enjoyed making, और मेरा तो स्टूडियो भी साथ ही है, तो साथ ही उनका शूट भी हुआ, हमने बड़ा एंजॉय किया उस सारे प्रोसेस को। और दूसरी बात ये भी व्यूअर्स को बता दें कि बहुत ही क्विक कॉल थी, क्योंकि कोई डिसाइडेड नहीं था। हाँ, just सना को भी a क्विक day कॉल before. की है, मुझे भी क्विक कॉल की फॉर क्योंकि उनका जोड़ा चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। जस्ट अ डे बिफोर। अच्छा सना, वी हैव अ मॉडल विद अस, तो इनको थोड़ा सा आप प्रेप एंड प्रिपेयर करके बताएं, क्योंकि हम ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं कि अगर वो जाना चाहती है किसी इवेंट पे, शादी का इवेंट है, तो हल्की सी ग्लोई लुक कैसे देते हैं, तो आप इनको साथ साथ स्टार्ट करें, मैं भी बल्कि आपका साथ देती हूँ और देखते हैं हम कैसे जो है ये जो प्रोडक्ट इन पे लगा सकते हैं और कैसे जो है हम इनकी लुक जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। स्किन तो इनकी बहुत साफ नजर है। स्किन साफ है और थोड़ी सी प्रिपेयर होने वाली है, हल्का सा मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है, जब तक वो नहीं करेंगे कोई ठीक है। और व्यूअर्स जो है वो साथ साथ स्टेप्स देख लें जिस तरह लगाइए। सना, आपने पहले इनको मॉइस्चराइज किया है? लगा लिया? पहले मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप आई मेकअप पहले करें या फिर फेस को, लेकिन आई मेकअप पहले इसलिए मैं इसलिए करती हूँ ताकि जितनी देर तक मॉइस्चराइजर जो है ना स्किन पे ऑब्जॉर्ब होता रहता है, वो बेस्ट होता है। जितनी देर में ऊपर देखिए आई मेकअप हो जाए उतनी देर में आपकी स्किन में, जैसा मैंने देखे पूरी तरह इसको ऑब्जॉर्ब नहीं किया, हाँ, छोड़ दिया ताकि थोड़ी देर में ये अच्छे से स्किन के अंदर चले जाए मैक्सिमम। ठीक है। क्योंकि स्पेशली आजकल ड्राई सीजन है, वेदर ड्राई है ना बहुत ज्यादा, ठीक तो है। इसलिए जितनी देर में मैं इनकी आईज करूंगी उतनी देर में ये स्किन के अंदर चला जाएगा। और फिर उस तरीके से हम लोग अब आजकल बहुत लेटेस्ट चल रहा है कि जैसे जो मैंने भी किया हुआ है ब्राउन आईज एंड लाइट लिप्स का, मैट ना भी हो लेकिन ब्राउन और कोल आईज बहुत इन चल रही हैं। तो मैं क्योंकि वो एक ऐसा मेकओवर है जो किसी भी उसमें चला जाएगा, किसी भी आउटफिट के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इनकी सबसे पहले आईज करूंगी। आईज के लिए मैं इनको स्टार्ट करती हूँ अपनी पैलेट से। अच्छा, आपने ब्राउन्स में करना है? जी, मैंने तो ब्राउन्स में आप करना अभी उस पैलेट जो है हम इस पे आपको दिखा रहे, कलर्स दिखा रहे हैं कि हम ब्राउन मेकअप कर रहे हैं। और ये पैलेट है, ये हुदा की पैलेट है वाइट, और इसके अंदर जो ब्राउन सारे ब्राउन टोन्स हैं उन्हीं को रस्ट एंड ब्राउन टोन्स को मैं यूज कर, बस आप साथ साथ लगाई जाएं और मैं इसको कैरी करती हूँ, आप लगाई जाएं साथ साथ, ताकि ऑटोमेटिकली जो व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं कि आई को आपने कैसे इन्हांस करना है, कैसे उसको ब्राउन लुक देनी है। और ब्राउन आईज जो हैं आजकल बहुत इन फैशन है, ब्राउन के ऊपर आप लाइट सा ग्लिटर भी लगा लें तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आंख है वो खुल जाती है। और इनकी आंखें तो वैसे आई थिंक ग्रीन है, तो ऑब्वियसली वो पॉप आउट करेंगी आईज। आई कलर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये आपने कंसील किया है? कंसील किया है मैंने। हाँ, आई को पहले कंसील करना है। अगर आई को कंसील करेंगे तो ऑटोमेटिकली शेड अच्छा लगेगा इसके ऊपर, अदरवाइज आपकी अपनी जो शेड्स होते हैं ना उसकी वजह से प्रॉपर शेड्स एनहांस नहीं होते। ठीक है, ये भी बात है, सही है। तो अच्छा, प्रोडक्ट निकालते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ना? आप साथ साथ करें और बताती जाएं, क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपनी आंख में लगा लेते हैं। नहीं, मिनिमल से स्टार्ट करते हैं और हमेशा लाइट से स्टार्ट करते हैं। बेशक मैंने इनको ब्राउन करना है, लेकिन मैंने इनकी स्किन टोन से स्टार्ट किया है और डेप्थ दे रही हैं आप। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको एनहांस करूंगी। ओके, ये भी अच्छा है। वैसे आपने पहले ही उनको ना डेप्थ दे दी ताकि वो फिर होता नहीं एक लाइन सी पड़ जाती है आंख के ऊपर। नहीं, जितना फ्लफी ब्रश ले वो सबसे अच्छा रहता है। इस ब्रश का नाम क्या है? ये मॉर्फी का ब्रश है। इसको कहते हैं क्या है इस ब्रश को? ये क्रीजिंग ब्रश होता है। क्रीजिंग ब्रश, ठीक है। क्रीज हम इससे बनाते हैं। क्रीजिंग ब्रश आपको हम इसलिए सिखा रहे हैं कि आज ट्यूटोरियल दे रहे हैं, लेकिन इट शुड बी फ्लफी, ताकि ये जो है हार्श लाइंस ना क्रिएट करे। ओके, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ब्रश से हम लोग उसका वो करेंगे, डेप्थ डार्क ऐड करते जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है ना कि आपको ब्रशेस का पता होना चाहिए। ये स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल ब्रश से मैं इनका
डेप्थ ऐड करें। एक क्रीज ब्रश है, एक स्मॉल ब्रशेस है। ब्रशेस आप लोग व्यूज नोट डाउन कर लें, बिकॉज हमें ये नहीं समझ आती कि ब्रश, कौन सा ब्रश किस जगह इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम आज आपको ट्यूटोरियल भी बता रहे हैं कि आपने जो है वो ब्रश को कैसे पकड़ना है और कैसे आपने इसको यूज करना है। सही है। ये सिर्फ मैंने इनकी लैश लाइन के ऊपर दिया है ताकि ऊपर तक ये डार्क ना हो। आप बेशक रख दें, मैं ठीक है। कर लेती हूँ, इट्स ओके। सही है कि आपने थोड़ा सा डार्क कर स्लोली दिया एंड इसको। ग्रेजुअली मैंने इसको डार्क करना है ताकि वो अब ये मेरे ऊपर है। अगर इनका ड्रेस जो है वो इस तरह का है कि ये ग्लिटर शिमर ऐड कर सकती हैं तो वो हम इसमें ही कर देंगे, तो वो भी इट्स अकॉर्डिंग टू ड्रेस। इस तरह के ड्रेस के साथ ये वाला चला जाएगा, हेवी ड्रेस के साथ इसी के अंदर हम सेंटर में शिमर ऐड कर देंगे, ठीक है या ग्लिटर। हाँ। अच्छा, अक्सर देखा है हम आईज हम देखिए लोगों की व्यूअर्स, आपने भी नोट डाउन किया होगा कि आंखों के ऊपर बड़ी बड़ी पलकें लगी होती हैं और वो आपको सूट ही नहीं कर रही होती। कभी कभार इवन आपकी आंखें ड्रूपी लगने लग जाती है उससे। हुडेड होती हैं। जी, किसी जी, की जी। आंख, हर आंख पे लैश सूट करती है। सूट हर आंख पे करती है, लेकिन हर आंख का लैश का स्टाइल डिफरेंट है। जिसकी हुडेड और छोटी आईज है उस पे आप बड़ी लैशेस लगा दोगे तो वो तो बहुत ही बुरी, उनका तो फिर आई मेकअप कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो ये भी बात बड़ी वो है कि जो आप लोगों ने अपनी आंख के देखकर अपनी आंख की सिमेट्री समझकर जो है वो लैश का इस्तेमाल करना अब जैसे हम अब क्लाइंट आते हैं तो हम उनको दो तरह की लैशेस दोनों आंखों पे लगा के चेक करते हैं कि जो उनकी आईज को लिफ्ट कर रही हो, खुली नजर आ रही ठीक है, हो, आंख बंद pop नहीं out ना, पॉप अप हो और खुली नजर आ रही हो, वो वाली लैश हम चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। भी उसकी भी चॉइस होती है और हमारी भी, जो बेस्ट हमें ऑप्शन लगता है वो। अब जैसे ये इसके अंदर एक शिमर सा शेड है ब्राउन का ही, हाँ। थोड़ा सा मैं इसमें गोल्ड भी शायद एंड में डाल दूं। मैंने उसी को अपने फिंगर से, अगर आप अच्छी पैलेट यूज करेंगे तो आपको ग्लू की भी जरूरत आई नहीं थिंक है। पिगमेंटेड पैलेट जो होंगी, जिनका पिगमेंट अच्छा होगा, Pigment आपको अच्छा इस्तेमाल होगा, करके वो किसी भी कंपनी का आप ले लें अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। बिल्कुल। ठीक है ना। आजकल मेकअप कौन सा सस्ता है, अब तो हजारों की बात हो गई है। पहले तो कुछ 100 में कुछ मिल जाता था, लेकिन सर अब तो हजारों से अलावा मेकअप नहीं मिलता। नहीं, हजारों भी हाँ, कम है, लाखों की बात है। सस्ता तो अब कुछ भी नहीं रह गया। अगर अच्छी चीज लगानी है तो वो फिर एक्सपेंसिव ही है मेकअप। अच्छा, वेरी नाइस सना, बहुत अच्छी लग रही है आईज। अगर हमारे जो कैमरामैन है उसको क्लोजअप दिखाते हैं आई का, तो ऑटोमेटिकली जो है वो पता लग जाएगा कि हमने एक साथ ही थोड़ा सा ब्राउन आईज के साथ थोड़ा सा ग्लिटर लगा शिमर भी दिया, ऐड शिमर कर लगा दिया। दिया। हाँ, यहाँ से नजर आ रहा है बिल्कुल, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ये देखें। अच्छा ब्राउन गोल्ड ग्लिटर लगा दिया है। अगर हम फ्रंट व्यू भी देखें तो फ्रंट से भी नजर आ सकता है कि जिस तरह जो आई के ऊपर जो है ना बिल्कुल ना क्रीज नजर आ रही है, बिल्कुल लग रहा है कि Subtle form। सटल है और बिल्कुल जो है स्ट्रोक्स नजर नहीं आ रहे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, इनको सा ना लाइनर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अक्सर लड़कियां जो होती हैं वो कहती हैं कि लाइनर के बगैर मेकअप इनकम्प्लीट है। मैंने भी ये लाइनर नहीं लगाया हुआ। नहीं, देखिए लैशेस भी आजकल फैशन में चल रहा है कि अगर लैशेस अच्छी से मस्कारा की हो या लैशेस वैसे लगाई हो तो लाइनर हम मोस्टली मेहंदियों पे नहीं लगाते। नहीं लगाते। मेहंदी ब्राइड्स तो अक्सर यही कहती हैं कि हमारी दोनों दिन फिर लुक चेंज कैसे आएगी, तो ठीक फिर है। लाइनर, इवन मैंने लाइनर नहीं लगाया लगाया हुआ। हुआ, हाँ। तो इट्स कोल आईज है बट लाइनर कहीं नहीं लगा हुआ, तो लाइनर के बगैर भी हो जाता है। बट लाइनर बस ये है कि थोड़ा सा आईज को डिफाइन कर देता है, जरूरी नहीं है कि आप विंग लगाएं, सिर्फ एक लैशेस को आप कवर देने के लिए लाइनर लगा लेते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, आपने लाइट सा अप करी है। पेन लाइनर, पेन लाइनर यूज पेन लाइनर यूज कर रही हूँ। पेन लाइनर होता है जिसकी निब निकली होती है। अक्सर हम लोग ब्रश के साथ भी लाइनर लगाते हैं, लेकिन हमारा हाथ ना हल्का हल्का श्योर हिलता कि वो है। वाटरप्रूफ हो और जिस पे आपका हाथ बैठा हुआ आप वो वाला, और टिप शुड बी थिन। हाँ, ये भी है, थिन टिप के साथ आप और लाइनर जिन जिन लड़कियों को खुद से लाइनर लगाना होता है उनको ये देखना होता है, एक मिनट आइज खोलें, उनको ये देखना होता है कि अपनी आइज के नीचे से वो अपनी जो लाइन है ना उसको स्ट्रेट बना लें, उसके बाद उसी को आइज बंद करें, उसी के बाद उसी को ट्रायंगल फॉर्म में आप इसको ज्वाइन कर ठीक लेते है। हैं। अच्छा, वो हाथ का भी कमाल होता है ना, अक्सर लोगों के हाथ जो होते हैं ना वो लड़खड़ाते हैं लाइनर लगाते वक्त, क्योंकि हम वो क्या ब्रश। करें, वो काजल पेंसिल यूज करें, वो लाइनर लगाए ही ना। ठीक है। तो वो अगर लाइनर के आगे पीछे ऊपर नीचे का इशू है इनको, तो वो काजल पेंसिल से बस स्मजी लुक दे दें, वो भी बहुत फैशन में चल रही है। आप स्मजी लुक लाइनर भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सही है, लाइनर लग गया है तो इसकी लुक और जो है इन्हांस होगी आँख की। बाकी आँख ना और खुल गई है। अच्छा, हम हमेशा समझते हैं कि ब्राउन मेकअप हमारी आँख को डल करेगा, डार्क करेगा, मगर ब्राउन आईज वाकई इसी जो के है अंदर अगर कॉम्प्लीमेंट कर हमें रही मजीद हैं। शिमर ऐड करना हो तो वो इजीली हम कर सकते हैं, लेकिन वो हम एंड में डिसाइड करते हैं कि हम उन्हें करना है कि आँख नहीं। खोलो। आँख खुल गई है।
खुल गई और इनकी थोड़ी सी वो सेमी हुडेड सी हैं आईज, यहाँ से आईज बंद करें। जिनकी ज़्यादा हुडेड सी होती है तो उनकी हमें थोड़ा सा क्रीज को प्रोमिनेंट करना पड़ता है ताकि दूर से हमें नज़र आए। अब देखें, अब जब तक इनका कंप्लीट ये आईब्रो और ये पूरा सब कुछ नहीं बनेगा तब तक इनकी आई की लुक प्रोमिनेंट नहीं होगी। हर चीज़ एक साथ होती है। ठीक है, अब इसके बाद आप फाउंडेशन लगाएंगे? बस मैं अब इनका नीचे से अगर कोई ड्रॉप ऑफ हुआ है तो वो करके क्लियर वाइप से फिर मैं अच्छा, ड्रॉप ऑफ करने का भी तरीका प्लीज बता दें। अक्सर लोगों की आंख जब वो कर रहे होते हैं मेकअप तो आंख के नीचे भी सारा स्मज हो जाता है। उसका यही है कि Wet tissue? या तो आप यहाँ पर पाउडर डालें, फुल लूज पाउडर, और फिर आई मेकअप करें अगर आपने फाउंडेशन कर ली है। और अगर नहीं की तो बस आपने ऐसे वाइप करना है। और इसका तरीका अगर आप अपनी आई शेप के हिसाब से अपवर्ड वाइप करेंगे ना, तो अगर आपने लाइनर ऊपर नीचे लगाया तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी इसकी भी वजह यही होती है कि आप देखें ऐसे करके मैंने ऐसे वाइप किया ना, तो अगर लाइनर मेरा तो ठीक लगा था, लेकिन अगर किसी का ड्रूपी लग गया एक डिफरेंट और एक डिफरेंट, वो अपनी आई शेप से ऐसे वाइप करेगा ना तो लाइनर की शेप भी ठीक हो जाएगी। Okay. ठीक है, ये एक टिप है लाइनर की। उसके बाद हम इसको प्राइमर लगाएंगे, फाउंडेशन लगाएंगे। वो आप फाउंडेशन यूज आई थिंक वो मेरी फाउंडेशन चीजें बाकी की जो है ना उन्होंने वहां रखी है। अच्छा, तो इसको कैसे हाथ से कैसे लगा सकते हैं थोड़ा सा अगर हम लगाएं तो? नहीं, फाउंडेशन से पहले कलर करेक्शन होती है। हाँ। और प्राइमर लगता है, तो मुझे बस वो जल्दी से चीजें दे दें हाँ, प्लीज। ठीक है, वो आपको क्योंकि- पकड़ा देते हैं हाँ चीज़ें जी। ताकि साथ साथ आप शुरू करें और देखें कि कैसे हमने लगाया, क्योंकि ब्रशेस का हमने आपको इस्तेमाल बताया व्यूअर्स। हमने ये बताया कि प्रोडक्ट जो है कैसे हाई एंड देनी है, कैसे क्या देना है। और हाई एंड प्रोडक्ट इसलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब अच्छी प्रोडक्ट होगी तो पिगमेंटेड चीज़ें लगेंगी तो ऑटोमेटिकली लुक आपकी अच्छी निकलेगी। और ब्रशेस का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से करना चाहिए। तो बस अब फाउंडेशन लगाने का सिलसिला है वो जारी। और फाउंडेशन को कैसे आपने मैच करना है, सना ये बताएं कि फाउंडेशन मैच करना कितना इम्पॉर्टेंट है? अगर फाउंडेशन मैच नहीं होगी और लाइट फाउंडेशन लगाएंगे अपनी स्किन टोन से बहुत ज्यादा तो वो ग्रे हो जाएगी, वो तो बहुत बुरी लगती है। अभी मैं प्राइमर प्राइमर यूज लगा कर रही रही हूँ हैं। क्या कि इनकी स्किन के जो है ना वो सॉफ्टनेस हो जाए ऊपर देखिए। और फाउंडेशन इनके hard डार्क होती है। सर्कल्स काफी हैं, तो उसको पहले हम लोगों ने कलर करेक्ट करना है। बाकी इनकी स्किन ठीक है, इनकी स्किन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कलर करेक्शन के लिए सिर्फ हमें डार्क सर्कल्स को ही कलर करेक्ट करना होगा। उसके लिए हमारे पास दोनों ऑप्शंस होती हैं, आइदर हम ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं और अदरवाइज हम लोग अपनी कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। अपनी स्किन से एक टोन डार्कर कंसीलर फिर यूज करें अगर आपने करना है। ठीक है, जैसे इनकी स्किन टोन से अगर हमने पर्सनल मेकअप करना है तो फिर हम लोग इससे भी कलर करेक्शन कर सकते हैं, जो कि अपनी स्किन से ना इनकी स्किन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं problematic नहीं है। सिर्फ डार्क सर्कल्स हैं। सिर्फ डार्क सर्कल्स हैं, जो कि इससे भी अपनी स्किन से एक टोन लाइट डार्कर से भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं हल्का सा ऑरेंज डाल के भी दिखा देती हूँ आपको। वो ऑरेंज कलर करेक्ट। ऑरेंज कलर करेक्टर, क्योंकि सबको ये बड़ा टेंशन होती है कि वो हाइड कैसे करें फिर। हाँ, ठीक है, ऑरेंज को ऑब्वियसली हाइड करना भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क हाँ, इसलिए जो पर्सनल कर रहे हैं ना वो बस अपनी स्किन टोन से एक टोन डार्कर यूज करें। तो व्यूअर्स आपको कलर करेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ट्रिकी होता है। आप अपनी ही स्किन से एक कलर डार्क जो है वो कंसीलर यूज या कर सकते कंसीलर हैं। हाँ इस्तेमाल जी। कर सकते हैं। और ज्यादातर लोगों की ये जगह पिगमेंटेड होती है चिन के नीचे, और बहुत हल्की सी है इनकी, तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं, ज्यादा सिर्फ यही है डार्क सर्कल, तो मैं इस पे ही कर रही हूँ बस ऑरेंज करके, ताकि ये हमारी जब फाइनल इनका Look आए। फाउंडेशन हो ना तो ये जगह ग्रे ना लगे, हाँ, बस सिर्फ वो वाली जगह को। आई थिंक आप फाउंडेशन करें ताकि हमारा जो मेकअप है हल्की सी लिपस्टिक के साथ हम लोग कंप्लीट करें लोग, ठीक है, क्योंकि ठीक है। व्यूअर्स हैं ऑब्वियसली इंतजार भी कर रहे हैं, साथ साथ हम उनको दिखा भी रहे हैं कि कैसे जो है लुक आपने क्रिएट करनी है घर में बैठे बैठे। इट्स वेरी इजी। अब मेकअप ट्यूटोरियल्स भी आ चुके हैं और आप जो हैं वैसे भी यूट्यूब पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं सना हमायों का, और वहाँ से भी आप बहुत सी टिप्स ले सकते हैं। और ऑटोमेटिकली जो लोग टिप्स नहीं लेना चाह रहे वो हमारा ट्यूटोरियल देख सकते हैं और लिख सकते हैं कि हमने पहले कौन सी चीज़ लगाई है, उसके बाद क्या चीज़ लगाई है। अब मेकअप तो इतनी आम हो गई है, हर बंदा जो है, हर खासतौर पे अगर हम यंग गर्ल्स की बात करें तो बहुत लोग फॉलो करते हैं मेकअप को, मेकअप बिल्कुल, tutorials मेकअप को। ट्रेंड्स भी तो हर वक्त चेंज होते रहते हैं, अगर आप उनको ना फॉलो करें। जैसे आजकल नो मेकअप लुक बड़ी फैशन में है, कि मेकअप भी करो और बताओ भी ना कि ये मेकअप है। हाँ, और उसके लिए अगर हाई एंड में जाना है ना तो नार्स से अच्छी कोई फाउंडेशन नहीं है जो आपकी स्किन बन जाती है। इस वक्त मैंने खुद नार्स ही अप्लाई की है अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। और अगर आपने हैवी फाउंडेशन कोई लेनी है तो हाई एंड में, मैं आपको हाई एंड बताई हूँ, लोकल तो सब लेते हैं, इनको पसंद है, तो वो उसमें हुदा ब्यूटी और शार्लेट टिलबरी सबसे बेस्ट फाउंडेशन है इस वक्त। मैंने बस इनका पूरा फेस एक टोन में कर दिया, जो डार्क टोन्स थी वो कर दिया। अब मैं इनकी जल्दी से फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। ठीक है, और फाउंडेशन के बाद जो है वो तकरीबन लुक जो है वो निकल आएगी।
और अच्छा, हर स्किन को फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है? हल्का सा अगर आप लगा लें, अक्सर लोग बीबी क्रीम्स भी लगा लेते हैं। हाँ देखिए, शादियों वो से तो जाने से पहले। शादियों में लोग थोड़ी फाउंडेशन यूज करते हैं ना, तो फाउंडेशन का कलर बनाना ये बड़ा एक मैटर होता है कि फाउंडेशन का कलर आपका सही बने और आपकी एप्लीकेशन सही अच्छा, हो। आप इधर से अपना फाउंडेशन कलर करते हो? पैच टेस्ट जो होता है वो कहाँ से देखिए, करते हैं? अगर हाँ, अगर अपने लिए पर्सनली लगाना है फिर तो आप इधर इस तरह ही कर लेते हैं पैच टेस्ट, क्योंकि यहाँ आपका वेन से भी पता चल रहा होता है कि क्या आपको लगेगा, ठीक है। अदरवाइज शादियों में ब्रश तो कौन आपको- सा है? ये फ्लैट ब्रश है, Flat. जिससे ये फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ उनकी। ओके, तो बड़ी जल्दी हो रहा है हमारा तो बड़ा बड़ा foundation। अच्छा ब्रश है। फिर अच्छा, वो ब्यूटी ब्लेंडर भी इस्तेमाल होता है? यस, वो ठीक भी है। होगा ना, उसके बगैर तो हाँ। ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपकी चीज़ें ब्लेंड करे बगैर नहीं फ़ायदा। आईज बड़ी अच्छी इन्हांस हो गई हैं, फाउंडेशन जो है वो अप्लाई हो रहा है। फाउंडेशन फ्लैट ब्रश से पहले मैं अपनी, हमारे चूंकि फेशियल हेयर्स होते हैं इसलिए हम फाउंडेशन को ऐसे डाउनवर्ड अप्लाई करते हैं ठीक है, पहले, ये भी आपने अच्छी टिप दी है। अक्सर लोग अपवर्ड भी लगा कोई लेते हैं। हैप हैजर्ड लगा रहे होते हैं लोग, हैप हैजर्ड नहीं लगाना आपने, डाउनवर्ड लगाना है, क्योंकि हमारे फेशियल हेयर इस तरह है। बस ये मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, टैप कर दोगी? क्योंकि उसके बगैर वो फिर सही नहीं लगेगा। ये ब्लेंडेड फॉर्म हमें चाहिए, हमने बहुत ज़्यादा ओवरडू भी नहीं करना। और अच्छा, एक चीज़ लोग बहुत गलत कर रहे होते हैं, उनको शौक तो बहुत होता है ट्यूटोरियल्स देख देख के लिक्विड ब्रशेस, लिक्विड कंटूर्स यूज़ करने का, लेकिन वो सारे मेकअप करने के बाद एंड में करते हैं, जो कि वो एक पैच दे देता है, ठीक है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वेट स्किन पे, जैसे अभी मैंने इन पे कोई पाउडर नहीं लगाया, वेट ये ग्लोई लुक है। ये ग्लोई लुक है, देखें। हाँ, पाउडर के बगैर आपने मेकअप किया तो दैट मींस इट्स अ ग्लोई लुक। ठीक है, पाउडर के बगैर जो मेकअप है वो वाकई ग्लोई लुक होती है। और लेकिन हमें पाउडर सेट करने के लिए चाहिए होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ अंडर आइज और थोड़ी थोड़ी जगह पे करते हैं। जैसे ये शार्लेट टिलबरी की जो फाउंडेशन है ग्लोई, इसके अंदर ग्लो है नेचुरल, यही वाली मैंने डॉक्टर नबिहा को भी यूज़ की थी। इससे ना बिल्कुल स्किन के अंदर ग्लो ऐड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इससे ग्लो आता है? कुछ फाउंडेशंस के अंदर ग्लो होता है? इसके अंदर ग्लो है, देखिए इसके अंदर ग्लो है। बिल्कुल, क्लोजअप दिखाएं तो पता लगेगा कि स्किन के ऊपर जो फाउंडेशन यूज़ हुई है उसमें ग्लो फैक्टर है, और ज़रूरत नहीं है आप ज़्यादा हाइलाइटर लगाएं या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाएं। जितना कम प्रोडक्ट लगाएंगे उतनी ज़्यादा इन्हांस होती अब चीज़ें। इनका देखें, इनका सबसे बड़ा जो फेस स्ट्रक्चर का है कि इनकी चिन, ये वाली चीज़ जो है ना, वो हमें प्रोमिनेंट करने की ज़रूरत है। वो नेक के साथ थोड़ा मर्ज है, तो हमें ये जगह कंटूर बहुत अच्छा हार्श करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम करते हैं, पहले हम कंसीलर यूज़ करेंगे। ठीक है। कंसीलर मैं लाइटर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। ये भी हाई एंड है, लेकिन आप इसके बी ब्यूटी के और मेबेलिन वगैरह के कंसीलर्स भी आप ले सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। ये तो टेप शेप है, लेकिन आप दूसरे भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। लॉरियल का बहुत अच्छा है, दैट इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। बस ये एक आपको फिनिश लुक देने के लिए। अंडर आइज को करेक्ट वो हो गई है हमारी, अब ब्राइट भी हो गई है अंडर आइज, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर जो आप मुझे कही थी लिक्विड ब्लश, लिक्विड ब्लश का बहुत जो है ना फैशन आया हुआ ये है। देखें, ये इनकी मुझे चेन अप करके मुझे ये इनका बनाना है, ताकि ये ऐसे कंटूर आप कर रही हैं? कंटूर अच्छा, लोगों को करिए। ये contour का लिक्विड, तरीका भी नहीं ये आता। लिक्विड कंटूर है, आपकी ईयर लाइन से लेकर लिप तक आपका ये वाली जगह होती है कंटूर लाइन। ठीक है, ये भी जरा क्लोजअप दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि ये आप थोड़ा सा फेस कैसे जो है वो दिस इज योर कंटूर लाइन, contour आपकी निकलेगा। ईयर से लिप्स तक की जो शेड होता है ना, और आजकल लिफ्टेड कंटूर चल रहा है, तो ये असल में ये होता है, लेकिन आप थोड़ा सा लिफ्टेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और मैं लिक्विड इसलिए लगाई हूँ बिकॉज इस साइड पे करें, क्योंकि फेस पे हमने पाउडर नहीं लगाया। कोई भी चीज़ अगर आपने पाउडर कर दिया है, फिर आप लिक्विड नहीं यूज़ कर सकते फेस पे, उससे फिर पैची हो जाता है स्किन, ठीक है, ठीक है। सही है। अब मैं इनके ऊपर लिक्विड ब्लश, ये ब्लश बहुत लगा मजे के, का है शी आई ग्लैम थिंक का। ब्लश लगा के हल्का सा करके इट्स यू विल बी डन बिकॉज़ शी डज नॉट नीड मोर मेकअप। नहीं, मैं और नहीं करूंगी, बिल्कुल थोड़ा इनकी सा। स्किन बहुत साफ है और इनको बहुत बारबी लुक भी आपने दे रही हैं, तो आई थिंक यही लुक हमने डॉक्टर नबिहा को भी आपने दी थी इसी तरीके से, जी जी। सेम लुक दी थी। तो डॉक्टर नबिहा का जो मेकअप है हमने आपको लाइव करके दिखा रहे हैं कि डॉक्टर नबिहा ने जो अपनी निकाह पे मेकअप करवाया था वो बिल्कुल बारबी लुक का मेकअप था, और वही मेकअप का ट्यूटोरियल आज हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा ज़ाहिर है उनकी फेस की जो केमिस्ट्री थी वो डिफरेंट है,
इस मॉडल की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल, बिल्कुल। इंटायरली डिफरेंट है, मगर मेकअप की जो टेक्निक है, जो प्रोडक्ट है, वो ही इस्तेमाल हुई है इसके साथ बस साथ उसी के अंदर हमने look थोड़ा भी सा वही आंखों में इस्तेमाल शिमर हुई है। डाल दिया था, डॉक्टर नबिया का गोल्ड ड्रेस था ना इसलिए। हाँ। बड़ा क्विक मेकअप है, लाइक आई थिंक आप ये नो maximum मेकअप 20 लुक minutes में आप टाइप कर सकते हो। नो मेकअप लुक टाइप मेकअप है। हाँ। वहीं आपने उसको वो कर दिया है, बोल्ड और खूबसूरत अब बना मैं दिया बस हल्का सा इसको पाउडर ऐड करूंगी। पाउडर आई भी थिंक ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ग्लोई आ रहा है, तो अच्छा, सिर्फ लिपस्टिक कर दो लाइट सी और यू विल बी डन। आई थिंक और हल्की सी आईब्रोज की ज़रूरत है इनको। आईब्रोज बस मैं ब्रश कर देती हूँ, नीट हो जाएंगी। ये क्योंकि वाला अक्सर लोग अब आईब्रोज बनवाते भी नहीं है। अक्सर हल्का लोग वो सा- जो लोग है ना, माहिरा खान की लोग, वो क्या कहते हैं, बुशी आईब्रोज, या दुरे फिशा की लोग जो है बुशी आईब्रोज की, वो रखते हैं। देखिए अगर मैंने पाउडर देना भी है ना तो मैं सिर्फ कहाँ दूंगी, अंडर आइज, क्योंकि वहाँ पे क्रीजिंग हो जाती है। ठीक है। अगर वो आप नहीं देते ना तो वो आपकी क्रीजिंग हो जाती है। ये अब हमने पाउडर ब्लश हल्का सा, इसमें पहले ही ग्लो है, ये नार्स का है, इसके अंदर ऑलरेडी ग्लो होता है। सिर्फ मैं क्रीजिंग वाली जगह पे इनको कॉम्पैक्ट दे दूंगी। ठीक है। ताकि और उसका मस्कारा लगाएंगी। हाँ जी, बस ओके, ताकि वो थोड़ा सा जो फिनिश है वो नीट हो जाए। एंड ऊपर देखें, क्योंकि ये देखें ना हल्की सी क्रीजिंग आ जाती है, क्योंकि हमारी लूज स्किन होती है ना यहाँ से, तो वो मुझे मैंने दे दिया। अगर ड्यूई किसी ने मेकअप करना है तो वो फिर पाउडर और कहीं ना दे, सिर्फ इधर ही दे, और चीक्स पे बिल्कुल ना दे। चीक्स ये देखें, बस ये जगह कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं पाउडर भी नहीं दे रही, और ये जगह हल्की सी मैंने दी है ताकि जो चीक्स का ग्लो है ना वो रहे, ठीक है, बेबी स्किन रहे। बेबी स्किन रहे। अच्छा, कॉन्टोर्स अगर मैंने इसको थोड़े से हार्श करने, हल्का सा मैं ऐड कर रही हूँ पाउडर कॉन्टोर, वो भी ब्राउन का शेड है, बड़ा पीची सा, बहुत डार्क ब्राउन नहीं है। ओके, बस एक आई थिंक फिनिश, कंप्लीट फिनिश लुक तो आ गई है। Finish look बस दे- आप लिपस्टिक लगाएं तो हमारी जो लुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपने 20 मिनट्स में जो मेकअप है अपना किसी शादी पे जाने के लिए या किसी बड़े इवेंट पे जाने के लिए, निकाह पे जाने के लिए कैसे करना है, तो वो हमने आपको बताया है। क्योंकि ऑटोमेटिकली हर बंदा जो होता है ना, अफोर्डेबिलिटी होती है पार्लर्स में जाने की, और इसके साथ साथ जो होता है कि अक्सर अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती या लेट हो जाते हो, घर में फंक्शन है, मेहमान होते हैं, तो आपको आनी चाहिए ये चीज़ें। आना ज़रूरी है, करवाना या ना करना इज़ अप टू यू पर्सनल। अच्छा, ये आपने आईब्रोज जो हैं वो करती हैं, सही है। आईब्रोज में थोड़ी सी प्रॉपर करती हूँ। मैं सिर्फ इनको ये कीको का ग्लॉस ऐड कर रही हूँ, हाँ, क्योंकि हमने अच्छा, इसको पिंक ग्लॉस ही आपने ऐड कर दिया। ऐड किया है। इट्स लुक वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ग्लॉस है, बहुत अच्छा शिमर है। आई थिंक परफेक्ट आईज हैं। और क्योंकि मैंने डार्क आईज रखी है ना, तो मैं आई गो विद द लाइट लिप्स, और हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो हम आउटलाइन बेशक नहीं भी करें लिप्स की, फिलहाल हम बस इसको प्रॉपरली अप्लाई कर दें। नहीं, आई थिंक ये ग्लॉस भी जो है ना, ये विद हर एज एंड विद हर हाँ, यू नो गेटअप, क्योंकि आजकल जो लड़कियां आती हैं अपना मेकओवर कराने, उनका यही होता है Baby कि doll हमें look चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट लुक चाहिए, तो वो वैसे भी नहीं प्रेफर कर रहे होते कि हमें कोई आउटलाइन के साथ आप दें। बस मैं एक नीट कर लूँगी हल्का सा, ये देखें, बस डिफाइन कर रही हूँ मैं इसकी आउटलाइंस को। यहाँ से सही भी है। ग्लॉस ही मैंने किया है, बस उसी को डिफाइन कर रही हूँ आउटलाइन, हल्की सी ब्रश से नीट करके। बस मैं इनका मस्कारा लगाऊंगी, थोड़ी सी इनकी आईब्रोज सही होने वाली हैं, दैट्स इट, एंड मेकअप इज डन। ऑलमोस्ट डन। ठीक है, अगर हमें इससे थोड़ा सा डार्क लिप्स करने हैं तो हम कर सकते हैं, वो issue नहीं, आई होता। थिंक इट्स नाइस, अच्छा लग रहा है। अब बीइंग अ मस्कारा मेकअप आर्टिस्ट तुम ज़्यादा बेहतर जान सकती हो कि क्या करना है, लेकिन ये कि नहीं, ये देखें ना, इस एज की लड़कियां ज़्यादातर कहती हैं कि आइज़ बंद करें, आइज़ बंद करा के मस्कारा लगाते हैं आप। और अगर किसी ने फॉल्स लैशेस लगानी है तो पहले फॉल्स लैशेस लगाएं, उसके बाद मस्कारा लगा के अपनी और फॉल्स अच्छा, इनको लैशेस तो वैसे मस्कारा ज़रूरत ही नहीं थी लैशेस नहीं, की। लैशेस की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जिस तरह का इनका नो मेकअप और सॉफ्ट लुक हुआ है, उसके हिसाब से इनको लैशेस की ज़रूरत नहीं है। हर कोई देखे, आपने भी तो नहीं लगाई हुई ना, मैंने भी हाँ, नहीं लगाई नहीं, हमने भी हुई, लगाई उसके नहीं। बगैर भी तो चल जाता है ना। ऊपर देखेंगे लोअर लैश पे, बस आप कोशिश करें मस्कारा जो है वो आपका वाटरप्रूफ हो, हाँ, क्योंकि वो बड़ा मसला करता है फिर बाद में। नहीं, आई थिंक लुक हो गई है, तकरीबन कंप्लीट लुक हाँ है। जी। बाल आप जिस तरह मर्जी के सेट कर दें, तो आई थिंक जो हल्का सा ब्लो ड्राई ये देखें, ये देखें, ये फैंटी का ये बड़ा अच्छा आजकल लेटेस्ट आया है, ये हाँ। बहुत ही अच्छा है।
शिमर ऐड कर देता है मज़ीद आपके उसके फुल फेस के फेस में और मेकअप में। अच्छा, नोज़ कंटूर की इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने दिया भी नहीं। हल्का सा अगर मैं दूं उनकी टिप पे दूं ऐसे नोज़ कंटूर, हम यहाँ से जब देते हैं दोनों साइड से आपको देना होता है, ठीक है, टिल द अपवर्ड। मेकअप तो कंप्लीट हो गया तकरीबन। जी जी, मेकअप इज़ कंप्लीट, सिर्फ आईब्रोज ही रह गई हैं, मतलब मेरी Setting तरफ से spray। ऑलमोस्ट कंप्लीट है जी। सेटिंग स्प्रे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हाँ। है, हम वो करेंगे। बस मैं आईब्रोज फाइनल कर लूँ, बाकी सारा कुछ अच्छा, हो सेटिंग चुका स्प्रे भी ये अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया हुआ है। सेटिंग स्प्रे भी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ऑटोमेटिकली जो आपकी स्किन है पे भी जो मेकअप है वो वहीं रहता है, फिक्स रहता है। है। बिल्कुल बिल्कुल, सेटिंग हिलता स्प्रे नहीं बड़ा है। ज़रूरी है। पहले हमें लगता था जैसे इसकी कोई वो ही नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करें। और अगर तो इनकी डिहाइड्रेटेड स्किन होती तो मैं 2 दफ़ा फाउंडेशन करते करते भी सेटिंग स्प्रे यूज़ करती, मॉइस्चराइजिंग वाला स्प्रे, हाइड्रेटिंग स्प्रे। ऐसा ही है। ठीक है, अब आईब्रोज भी डन है तो शी इज़ ऑलमोस्ट डन। मैं बस उनका स्प्रे करूँगी एंड शी इज़ डन, गुड टू गो। ये हाइड्रेटिंग भी है, ठीक है। मैक का प्रेप एंड प्राइम। और ये सेटिंग स्प्रे तो ब्रांड बहुत से ब्रांड्स हाँ, में भी बहुत आया ब्रांड्स है। है, बहुत ब्रांड्स है। आइज बंद रखिएगा और इतने डिस्टेंस से करना है आपने, ठीक है, बस that's ये it। मेकअप फिक्स रहेगा। थोड़ा सा मेकअप है, अभी आपने आइज नहीं खोलनी, ज़रा थोड़ा सा रहने दें इसको। और इसके साथ ये आपने स्लीक भी बाल कर सकती हैं, लूज कर्ल्स भी कर सकती हैं, हाँ। आपने जैसे किए, मैंने जैसे हाँ। किए। किसी तरह के ये बाल करेंगी तो एंड में आप इसका फाइनल लुक दिखा दीजिएगा। आइज खोल ले बेशक। अब लिपस्टिक के ऊपर हमारी मर्जी है कि हम इसको मजीद स्माइल स्माइल रखें, स्माइल सीधा सर रखो, अपने स्माइल। अपनी तीत स्माइल दिखाएं। मतलब आप हाँ। हम जो लिप्स हैं उसको अब उनकी मर्जी है, अगर इनको इसी तरह ग्लॉसी रखने जो आजकल लड़कियां रख रही हैं वैसे भी रख सकती हैं, थोड़े से मैट जैसे मैंने रखे हैं, जैसे आपने रखे हैं वैसे भी रख सकती हैं। तो कंप्लीट लुक जो है वो हो गई है। और व्यूअर्स ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जिस तरह मेकअप ट्यूटोरियल होता है वो आपको किस किन चीज़ों के ऊपर टिप्स देता है, क्या क्या चीज़ें आप इन्हांस कर सकते हैं। और समटाइम्स ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको आना चाहिए। आप ना करें, अक्सर इमरजेंसी हो जाती है, अक्सर आप पार्लर्स नहीं जा सकते, तो ऑटोमेटिकली जो है आप कर सकते हैं। एनी टिप जो आप देना चाह रही हो व्यूअर्स को मेकअप करने से पहले या मेकअप करने के बाद? सना, मेकअप करने से पहले सबसे पहले स्किन ज़रूरी है जो कि उसको हाइड्रेट रखें और मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें। उसके बगैर तो फिर आपकी फाउंडेशन ही अच्छी नहीं लगेगी, जितनी मर्जी आप अच्छी या हाई एंड भी यूज़ कर लें। स्किन प्रेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसको कैरी करने के लिए एंड तक आप फिक्सिंग स्प्रेज यूज़ करें, वो बड़े ज़रूरी होते हैं। बेशक हाई एंड ना करें, लेकिन नॉर्मल भी मेकअप यूज़ करें, उसकी टिप्स फॉलो करें जो मैंने आपको। कंटूर, लोग कंटूर यहाँ तक पहुँचा देते हैं, यहाँ तक ब्लश पहुँचा देते हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको इवन क्रीज को भी सेटल नहीं कर पाते। हाँ, अगर आपको ड्यूई लुक चाहिए। अच्छा, ये हमेशा देखा है कि हमारा जो ये जो पिगमेंट होता है यहाँ तक लगा होता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि आप उसको सेट नहीं किया होता ना आपने, और वो ज्यादातर हुडेड आइज वालों का होता है। जिनकी तो हुडेड आइज है ना, उनको हम लोग ग्लिटर नहीं यूज करते, ठीक है, क्योंकि ग्लिटर फिर वो जब आंख खोलते हैं ना, वो नो मैटर व्हाट में लगेगा। जिनकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं थोड़ी सी, जिनकी यहाँ से ये वाली जगह थोड़ी सी बाहर को होती है ना, ये ठीक है। फ्लैट होता है पूरा, ठीक जैसे है। चाइनीज हैं। हाँ ठीक है, जैसे मेन तो चाइनीज की मिसाल है Hooded ना, जो eyes हुडेड होती आइज होती हैं उनकी। ठीक है। तो ये अब फाइनल जो हम फिनिशिंग कर रहे हैं और लिप के ऊपर हम हल्की सी हमने आउटलाइन दी है ताकि लिप जो है वो इन्हांस हो सके। और व्यूअर्स ये थी ग्लोई लुक जो कि डॉक्टर नबिहा को भी दी गई। ये ग्लोई लुक है जो कि ऑटोमेटिकली जो है हमने आज करके दिखाई है। जो ख़वातीन डॉक्टर नबिहा की वीडियोस देख रही हैं, इंस्पायर हो रही हैं और चाहती हैं कि वो ये जो लुक है वो कैरी ऑन करें, तो यही वही लुक थी। तो आज हमने सोचा कि हम आपको इस लुक के बारे में बताएं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और व्यूअर्स आप लोग का आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। हमने नया शो का आगाज़ किया है, नए सेट से आगाज़ किया है, सेलिब्रेशन वीक चल रहा है। इस सेलिब्रेशन वीक में हम चाहते हैं कि आप डिफरेंट किस्म का कंटेंट देखें, रिजॉयस करें और लाइक भी करें, जाके हम व्यू भी करें, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आप मज़ीद कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं। तो मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।